कॉलम भी वहां से डिलीट कर दिए, नहीं फिर नहीं, करके देखा तब अरे भी नहीं वो हो रहा। उसमें जब सी रोल को डिज़ाइन करने जाते हो ना, तो उसके हाँ। डिज़ाइन में एक सिंगल लेयर होता है, एक डबल लेयर होता है। डबल लेयर का मतलब, सिंगल लेयर का मतलब होता है एक बार केवल बार पढ़ा, हो गया। ठीक है। हाँ। जहाँ पर लोड ज़्यादा आता है वहाँ पर सॉफ्टवेयर बोलता है कि दो लेयर में, मतलब ऐसे स्लैब रहेगा, एक बार हाँ। इधर पड़ेगा एक बार इधर पड़ेगा, उसके बीच में रेनफोर्समेंट पड़ेगा ऐसा। तो सर एक बोल बार रहे आप हैं, देख हाँ लीजिए, बता बता दीजिए। समझ गया मैं, 2 मिनट लग गया। उसको बोलते बाकी हैं सब डबल। ओके है। बाकी कॉलम ओके। सर, हाँ कॉलम मतलब 500 550 तक डेप्थ का गया है वो। हाँ वो तो जाएगा ही क्योंकि बड़ा मेंबर था ना। हाँ तो एक बार देख लीजिए, अगर कुछ हाँ उसमें चेक करना हो तो बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत चलते हैं, अभी वहीं चल रहे हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। चलो सब लोग आगे। इसके कैट फाइल में भी करेक्शन कर देना, जो भी फाइनल साइज आएगा कैट फाइल में डाल देना, सो दैट कि वी कैन शेयर कि हाँ एग्जैक्टली ये है। ठीक है, पहली बात तो इसको मैं एनालाइज ना करके डायरेक्ट ही बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका कैसे सोल्यूशन होगा। यहाँ पर डायरेक्ट आना, और इसके बाद जब यहाँ डिज़ाइन पे जाते हो तो यहाँ शेयर वॉल पे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, सेलेक्ट पैरामीटर में जाना, टू लेयर्स करके, ये देखो ये लिखा हुआ है टू लेयर्स, इसको जस्ट ऐड कर दो। टू लेयर सेलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब 2 लेयर में रेनफोर्समेंट हो जाएगा, बस इतना सा उसको चाहिए। और ये देखिए आप लिखा है ना सिंगल डबल, तो वो जो छोटी वो सी रोल होती हैं वो तो सिंगल में हो जाती है, ठीक है, लेकिन जो डबल जो बड़ी होती हैं उनको डबल करना पड़ता है। तो डबल करने के बाद डबल लेयर्स ऐड, ठीक है, और उसके बाद जस्ट यहाँ पर जाओगे, अभी आपको फिर से इसमें मतलब करना पड़ेगा, ये डबल लिया, ये लेने के बाद जस्ट क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद साइन, यस, डन हो गया। और उसके बाद एक्चुअली इसका फिर से शायद एरर दे दे, क्योंकि कमांड्स में जाके फिर से डिजाइन करना पड़ेगा। एड क्लोज, समझ गए। वो बस डबल, डबल ही डबल, सेलेक्ट करना है। बस डबल करना है, बाय डिफॉल्ट सिंगल होता है, जब हाँ। ऐसी लाइक हैवी सी रोल आ जाए तो डबल कर देना चाहिए बस। अच्छा, वैसे हम वहाँ पे कॉलम नहीं दिए हैं, तब भी चल जाएगा ना हाँ सर? हाँ, अरे ये कॉलम ही तो है ना एक तरीके से। हाँ एक तरह वैसे ही काम करेगा जैसे। हाँ, तो ये देखो अभी इसको सर जस्ट, ये क्या वार्निंग आई थी इसकी? इसकी वार्निंग आई थी कि जो वॉल है इसमें डबल शेयर वॉल चाहिए, मतलब डबल लेयर में शेयर वॉल चाहिए, मतलब एक फ्रंट में एक बैक में, 2 स्टील लगता है ना जब बड़ी शेयर वॉल होती है तो। यस सर। ठीक है, तो वो जो बोल रहा है कि एक्चुअली बाय डिफॉल्ट वो सिंगल लेके चलता है, सिंगल मतलब एक बार ऐसे एक बार ऐसे खत्म। और जब डबल होता है, डबल में मतलब एक बार ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे तो हुआ, एक आगे एक पीछे, 2 होता है। मैं डबल दिखा देता हूँ थोड़ी सी पिक्चर्स, कुछ तो क्लियर हो जाएंगे। शेयर वॉल, सर ये तो सब में करने का जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं, अगर ये सिंपल एक एक वॉल होती ना, तो जनरली तुम्हें उसमें डिफाइन ही नहीं करना पड़ती है। देखो एग्जैक्टली ये देखो, ये देखो, ये क्या हो रहा है, इसमें सिंपल एक जा रहा है ऐसे, सिर्फ ये बार जा रहा है और ऐसे बार जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखो, एक बार एक लेयर इधर, एक लेयर इधर, ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं डबल लेयर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स में ये देखो, ये देखो ये देखो, ये सिंगल लेयर दिख रहा है क्या, केवल ऐसे गया और ऐसे गया, ये सिंगल है ना। हाँ। और डबल में तुमको 3D में भी दिखा देता हूँ। कॉलम की तरह डालना है इसे। सॉरी, मतलब सर जैसे कॉलम। बीम कास्टिंग करते हैं वैसा ही है क्या? मतलब दो मेश लगा दिया, दो इधर करके सीधा कर दिया पूरा। एग्जैक्टली वही तो रहता है सी रोल, है क्या, अच्छा। एग्जैक्टली वही रहता है सी रोल। ठीक है, सिंगल लेयर में सिर्फ सिंगल लेयर रहेगा, डबल में वो दोनों ज्वाइन कर एग्जैक्टली देंगे। एग्जैक्टली, ये देखो ये सिंगल है, एक अच्छा। हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक है, तो जो नॉर्मल लाइक जहाँ पर लोड आ रहा है, जहाँ पर सिर्फ एक सिंगल वॉल जनरेट करना है, वो उसको ये दे दिया। जहाँ पर देख रहे हो कि हैवी आ रहा है, ये देख रहे हो, यहाँ पर ध्यान से देखना, 2 दिख रहा है क्या बार, ये देखो यहाँ पर 2 है, एक आगे है एक पीछे, तो उसको डबल क्या बोलते हैं, डबल सी रोल होते हैं, दैट्स इट। जिस तरह से स्लैब में डबली रेनफोर्समेंट होता है ऊपर नीचे, या एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये देखो ये डबल का एग्जांपल है, एक इधर गया बार एक इधर गया बार। ठीक है, ये डबल का एग्जांपल है। और सिंगल में क्या होता है, सिर्फ एक बार जाता है और उस पर सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आ जाता है, दैट्स इट।
ठीक है। और कहो तो प्रोजेक्ट कोई दिखाऊं क्या, प्रोजेक्ट में मेरे पास प्रोजेक्ट होंगे और क्लियर कर देते हैं। पूरा सिंगल रेनफोर्समेंट और सेंटर में रहती है या कौन सी सेंटर में साइड? रहेगा, डेफिनेटली सेंटर में रहेगा। सर जब हम इसका साइज बढ़ाते हैं अपने आप नहीं लेता है? नहीं, एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट उसको सेट करना पड़ता है। अब देखो मैं ये बड़ी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ तुमको, जस्ट एग्जांपल के लिए। देखो अभी ये हैवी बिल्डिंग है, तुमको दिख ही रहा है कितना हैवी है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें डबल सी रोल पड़ेगा, ठीक। अभी तक जितने भी तुमने सी रोल डिजाइन किए होंगे स्टैट प्रो में, सब में बस ये दिखाया होगा कि वर्टिकल में इतना बार और लाइक हॉरिजॉन्टल में इतना, बस। लेकिन इसको जब देखोगे तो इसकी जो सी रोल होंगी, देखना ध्यान से, यहाँ पर बीम, बिल्डिंग, कॉलम्स, शेड्यूलिंग, ओके, इरेक्शंस, ये पूरा पूरा प्रोजेक्ट ही है। इसको अलग से मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको कि कैसे कैसे इसमें करते हैं। इसमें देखना कि सी रोल का एक अलग से पूरा डिटेल में रहेगा। टावर 1, ऑल बिल्डिंग बीम्स, कॉलम में रहेगा, कॉलम शेड्यूलिंग, ये देखो R1 सी रोल, ठीक है। अब देखो इस सी रोल को डबल ई में डिफाइन हुआ होगा, ये देखो रेनफोर्समेंट, ये पूरा सी रोल है। हाँ, ये देखो यहाँ से सी रोल स्टार्ट हुआ है, ऐसे गया हुआ सी रोल, फिर ऐसे जाके ऐसे गया हुआ सी रोल, और ऐसे गया हुआ है, ऐसे गया हुआ है। डब्ल्यू क्यों बोला इसको मैंने, क्योंकि देखो एक रेनफोर्समेंट इधर की तरफ पड़ रहा है, एक रेनफोर्समेंट इधर का, फिर 25 mm का कवर इधर, 25 mm का कवर इधर, तो इसको डबली बोलते हैं, ठीक है। और केवल अगर एक मिस गया होता है ऐसे सेंटर में केवल, तो फिर उसको बोलते हैं सिंगली, ठीक है। जनरली जब सी रोल के जो यहाँ पे देखो 200 है, 150 mm तक जब रहता है थिकनेस, तो जनरली सिंगल में ही ज़्यादा जाता है, ठीक है। क्योंकि 150 mm है तो अभी क्या होगा, जगह कम बचेगी ना, तो इसलिए जब ज़्यादा थिकनेस इसी में 200 है तो क्या कर दिया, डबल यूज कर दिया। और ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट बड़ा है, इसकी वजह देख लो सी रोल कितना बड़ा हैवी सी रोल है, तो ये इसका एग्जैक्टली एग्जाम्पल होता है। समझ गया इसको पंकज? हाँ जी सर, हो गया ये। हाँ बस। और इसके बाद आपका और किसी ने बनाया क्या? और इसमें वो वाला था सर, हाँ इसमें जो क्या कहते हैं, एनालाइज करने के बाद ना हाँ एक छोटा सा सेक्शन है, मतलब पता नहीं कितने एमएम का होगा, उसमें जॉइंट का था, मतलब लैब एल बाई लेंथ कुछ इतना डिफरेंस बच रहा है, वो जॉइंट नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक, एक बार तब हाँ एनालिसिस करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कौन से नंबर की बात कर रहे हो। बाकी लोग क्यों नहीं किए भाई? ये मेरा ही है क्या सर? हाँ यहाँ मैं बता रहा हूँ ना कौन सा है, हाँ आप हाँ उसको इसमें फ्रंट में खोलिए ना, फ्रंट व्यू में। नहीं वो सर, वो टॉप टॉप वाला, सॉरी। ये है क्या? हाँ हाँ, ये वाला साइड का जो है ना, हाँ जो हाँ, छोटा सा है ना, वही वही मेरा नहीं हो रहा था। ये नहीं सॉल्व होगा, ये इसको कंसीडर करना पड़ेगा, ये वार्निंग में ही आ रहा होगा, एरर में नहीं आएगा ये। नहीं सर, ये वार्निंग ही एरर में नहीं आ हाँ रहा है। एक्चुअली इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना, हाँ ठीक, वही। इसका सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि इसको किससे आप ज्वाइन कर पाओगे, है ना। तो इसलिए जनरली ऐसे सेक्शन से बचना चाहिए, मतलब जो भी डिज़ाइन करते हैं तो इतना हल्का सा ऑप्शन नहीं निकालना चाहिए, एटलीस्ट 1 मीटर तो होना चाहिए हाँ तो इस। जैसा ड्राइंग में था हम वैसे ही कर हाँ दिए थे। नहीं, वो तो डेफिनेटली हम तो वही करेंगे ना, लेकिन जनरली जब बनाया जाता है तो 1 मीटर क्यों, देखो क्या होता है, देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या चलता है, लेंथ इंटू डेप्थ रेशियो कभी भी 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये फैक्ट भी है। सपोज आपका 1 मीटर है, तो 1 मीटर में डिवाइड बाई कितना किया, 230। अब देखो कि क्या ये 2.5 से कम आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 4.3 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर 1 मीटर का कोई सेक्शन है और इसको आपने डेप्थ दे दिया 550 का, जस्ट मजाक में ही कर दो, बस देना नहीं चाहिए, कितना आ रहा है, 1.8। अब क्या ये प्रैक्टिकली सही है, 1 मीटर का जो डेप्थ है वो 550 नहीं, 1.8 से आ रहा, तो वही बीम भी हमें अच्छे से, स्टैट भी हमें अच्छे से इन्फॉर्म कर दे रहा है कि 2.5 से कम मत लो। तो 1 मीटर का है तो अप्रॉक्स 350 तो लेना ही लेना पड़ेगा, तब आएगा 2.5। तो हमें एक आइडिया भी मिलता है कि एग्जैक्टली इतना देना चाहिए। और कोई डाउट है? और एक वो वाला वार्निंग था, वो 2 लाइन स्प्लिट करने वाला नहीं आता, हाँ वो इसको यहाँ पर वो जाओ, ठीक नहीं, वो उसको फिर हम छोड़ दिए थे। हाँ वो इससे कर सकते हो, यहाँ पर जाओगे तो ये यहाँ पर आओगे, ग्रे लाइन्स आ गई होंगी ये, हाँ सर, इसको 2 बार ही मैंने ठीक करने की कोशिश किया, बट ये हुआ नहीं। हाँ कभी कभी 5-6 बार। एक्चुअली ये जो क्रैक वजन होता है इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम करता है, ठीक है। इसका रूल तो यही है कि हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ है कि एक बार भी हो जाता है, कभी कभी 5-6 बार करना पड़ जाता है। तो ये इस तरीके से स्टेप यही है। ठीक है सर।
क्या होता है, ये जब सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर को क्रैक किया जाता है। जब क्रैक किया जाता है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर बग्स निकाल दिया जाता है, तो इसकी वजह से ये बग्स थोड़े थोड़े रह जाते हैं। बाकी स्टेप आपने सही किया, दैट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और वानी जी का देखते हैं, बाकी लोग काहे नहीं कि यार, सभी लोग करो, गलत ही करो बट करो। ये कौन सा प्रोजेक्ट कर दिया भाई? सर कर तो रहा था, पर एक तो साइड से लेट छूटा, ऊपर से आपने क्लास जल्दी रख दिया, तो वो अरे कम हो गया। अरे मैं सोचा कि तुम लोग को आराम हो जाएगा। कुछ लोग, एक एक दो लोग हैं जो मैं नाम नहीं बताऊंगा, बोलते हैं नींद आ जाती है सर। ठीक है। तो मैंने इसलिए अपना खुद का मतलब जो मेरा थोड़े से, मैं क्योंकि रेस्ट मुझे भी करना होता है, तो मैंने अपना रेस्ट छोड़ के तो आप लोग के कंफर्ट के लिए आया हूँ कि क्या बोलते हैं, जिसको नींद आ रही है पहले कंप्लीट हो जाएगा अपना लेक्चर। सर बिल्कुल, मेजरमेंट बुक रेडी करके मैं 8:30-9 बजे साइट से निकला, और उसके बाद बस मुझे ये था जा करके मुझे प्रोजेक्ट करना है, करेक्ट। और मैं बस खाना खा के बैठा ही था करने। इतने में आपने फिर थोड़ी देर बाद ही आपने मैसेज कर दिया। बस मेरा जो है ना सेंटर लाइन पूरा करके मैंने उसे अभी इंसर्ट ही किया था केवल। कोई बात नहीं, कोई बात ना, तुम्हारा प्रॉब्लम समझता होगी, तुम तो ऑलरेडी वर्किंग हो, प्लस इतना तुम करते ही हो, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो इसमें होता है कि कुछ लोग ऐसे, अभी अच्छा संदेश का मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, वो मुझे मैसेज किया था, उसका भी कुछ प्रॉब्लम है। बाकी एक्चुअली मैं इस बैच को चलाने का, इतना लेट में चलाने का रीज़न यही था कि जो वर्किंग लोग हैं वो अटेंड कर सकें लेक्चर को। और हमेशा एक चीज़ होता है जो, मतलब ऐसा नहीं कि आप पहली बार ऐसा हो रहा है, कि जब किसी भी काम को हम स्टार्ट करते हैं, हम इन द सेंस कोई भी स्टार्ट करता है, उसके बाद अंत तक पहुंचना सबके बस का नहीं होता है। और अगर आप लोग अंत तक पहुंचे हो, दैट मीन्स कि आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो अपने लाइफ में, क्योंकि फिनिशिंग तक पहुंचना कंसिस्टेंसी के साथ सबके बस का नहीं होता है। लोग कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर जाते हैं, और आप लोग ऐसे हो जो देखो, भी आपकी क्लास में 15 से 20 लोग का मैं एडमिशन कभी कभी बढ़ा के ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसका एकदम अच्छे से आइडिया होता है कि इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ थोड़े दिन के लिए कंसिस्टेंट होंगे, और एक्चुअली में इंडिया में 90% लोग ऐसे हैं जो लोग की अपनी कंसिस्टेंसी को बना ही नहीं सकते हैं। और अगर आप अपने कंसिस्टेंसी को लास्ट तक बना पा रहे हैं, दैट मीन कि आप 10% के अंदर आते हैं, और वही लोग सक्सेस ही पाते हैं, ये फिक्स है। तो मैं तो जानबूझ के ये क्या बोलते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा एडमिशन ले लेता हूँ, मुझे पता है कि ये केवल 2-4 दिन वाले बैठक है। रेगुलर जो लोग होते हैं उनके सबका अलग ही लेवल होता है, और उसमें से आप लोगों को अच्छी बात है ये कि आप कंसिस्टेंसी बना पाए हो, ठीक है। अदरवाइज लोग कोई भी काम को करते हैं, और ऐसा होता है ना कि फिनिशिंग नहीं करते हैं उस काम का। आज मैं बड़ा अच्छा एक लेक्चर देख रहा था उनका, क्या बोलते हैं, संदीप माहेश्वरी का, सब लोग लेक्चर देखते होंगे ना, संदीप माहेश्वरी सर के यहाँ पे एक उज्जवल पटनी करके बड़े अच्छे मोटिवेशन स्पीकर है, वो आए थे एज अ गेस्ट। अगर नहीं देखा तो देख लेना। तो उनकी एक ये वाली लाइन बड़ी ही अच्छी थी, तो उन्होंने भी इसी बारे में डिस्कस किया कि सीसी के बारे में, सीसी इन द सेंस की कंसिस्टेंसी के साथ काम को अगर कर रहे हो क्रिएटिव ढंग से, तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, और यही लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। प्लस उनकी एक और अच्छी बात मैं शायद चाहूँगा कि तुम लोग भी इसको फॉलो करो। डेली हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए कि एग्जैक्टली आज हमें ये फिनिश करना है, ठीक है। वैसे तो जो मुझे जानता है उसको पता होगा कि मैं अपनी डायरी में से कोई चीज़ नहीं होता जो ना लिखूँ, ठीक है। और मेरी डायरी मैक्सिमम 2 से 3 महीने 4 महीने में भर जाती है। तो लेकिन ये मैं करता हूँ, लेकिन आपको भी शायद करना चाहिए कि आज का हमारा जो रूटीन है उसको हमको फिक्स करना ही करना है काम को, तो बहुत ज़्यादा सक्सेस पाओगे। हाँ पंकज बोलो। सर डायरी मेंटेन क्यों करना है, हम लोग ध्यान रख सकते हैं ना, उसका एग्जैक्टली कोई रीजन होता है क्या? एग्जैक्टली। आज तुमने फेसबुक चलाया था? नहीं, मैं फेसबुक में नहीं हूँ सर। मैं इंस्टाग्राम? फेसबुक नहीं, मैं कहीं भी नहीं, व्हाट्सएप बस। केवल व्हाट्सएप? यस सर। इंस्टाग्राम और यूट्यूब? हाँ, यूट्यूब पे तो है सर। कुछ ना कुछ तुमने डाटा तो कंज्यूम किया होगा उसमें से? बिल्कुल सर, हर दिन करते हो ना? हाँ। परसों क्या डाटा कंज्यूम किया था? परसों सर ये देखा नहीं मैंने, बट मैंने करा था। आंसर मिला? ट्रैकिंग करने के लिए। ट्रैकिंग करने के लिए। अभी तुम कितनी चीजें सीख चुके हो जिस दिन से गुरुकुल में आए हो? डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 15 दिन पहले तुमने क्या सीखा था, यू हैव एनी टेक रिकॉर्ड? नो, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर हम डायरी मेंटेन करें, कि देखो मैं आपके जितने भी मॉक लेता हूँ सब में मार्क्स लिखता हूँ आपके। रीज़न क्या रहता है, मैं कंपेयर करता हूँ कि लास्ट मॉक से इस मॉक में आपका डिफरेंस कितना है, कितना ग्रो कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रैक ना करूँ तो मैं कैसे याद कर पाऊंगा कि लास्ट टाइम पंकज ने क्या परफॉर्म किया था, उसके लास्ट टाइम कैसे परफॉर्म कर पाए थे, ठीक है। अभी जैसे कि आप प्लान बना रहे हो, ठीक है, अभी चलो प्लान तो छोड़ दो, पैसे की बात करता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा।
अगर मैं बोलूँ कि आपको 10 रुपये को अरेंज करना है, ठीक है, तो आप आराम से 10 रुपये को अरेंज कर सकते हो कि हाँ 2 रुपये का ये ले लेंगे, 5 रुपये का ये ले लेंगे, 10 रुपये का ये ले लेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बोलूँ कि 1 लाख रुपए उसको आपको सही तरीके से अरेंज करना है और ऐसे खर्च करना है कि आप ग्रोथ में खर्च कर पाओ, तो शायद आप 1 लाख को भी अरेंज कर पाओगे कि ठीक है 5,000 रुपये ये कर देंगे, 20,000 की मोबाइल ले लेंगे, इतने का टी शर्ट ले लेंगे, इतने का लोअर, इस तरीके से 1 लाख को एडजस्ट कर दिया। बट मैं अगर बोलूँ कि आपके पास 1 CR है, 1 करोड़ है, अब उसको कैसे खर्च करोगे, तो यहाँ पर तुम्हें प्लान की नीड होगी, अदरवाइज वो पैसे वेस्टेज में चले जाएंगे, ये फिक्स है। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्याज खाएंगे हम तो। अर्जुन सर एफडी करा के हम तो इंटरेस्ट ही खाएंगे बस। ये लाल आदमी है, ये तो यही करेगा। तो ये देखो एफडी भी करा के ना एक अच्छा ही काम किया ना, ठीक है। और मतलब कि एक्चुअली एफडी भी उसका सोल्यूशन नहीं है, थोड़ा और ग्रो करो अपने आप को, ठीक है। एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न्स आज के टाइम में मिलते हैं, ठीक है। मैं अपने हर एक मनी पे लगभग 15% के आसपास उनसे अर्निंग कर लेता हूँ। मतलब जो भी मेरी अर्निंग होती है, जो भी मतलब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, उसमें से लगभग 15% का रिटर्न ले लेता हूँ बाई सम लाइक कह सकते हो फाइनेंस नॉलेज, ठीक है। दैट डिफरेंट कुछ यूएस मार्केट से, कुछ इंडियन मार्केट से, ऐसे करके मुझे पता है कि एग्जैक्टली इस चीज़ को का जो एक्चुअली प्राइस है वो ये है, और अभी मिल रही इतने में, तो मैं इसको आराम से सस्ते में खरीद के आगे बेच देता हूँ। तो ये एफडी के ऊपर का लेवल है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको करो, ठीक है, डेफिनेटली वो फाइनेंस हो गया, बट एक्चुअली करोगे तो अच्छा ही है। तो मेरा कहना ये है कि आपको डायरी जरूर मेंटेन करनी चाहिए। डायरी मेंटेन करने से हमें एग्जैक्टली पता रहता है कि हमने आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। आज मैं फाउंडेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डिटेल में, कितने कितने टाइप्स के फाउंडेशन होती हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब आज आपने फाउंडेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, बिलीव करो कल तक याद रहेगा, परसों तक याद रहेगा, उसके बाद ये भूल जाएगा। बेटर तरीका क्या है कि फाउंडेशन को, आइंस्टाइन ने क्या बोला हुआ है सबको पता होना चाहिए। आइंस्टाइन ने बोला हुआ है किसी भी चीज़ को 1 महीने में 3 बार रिपीट कर लो, 1 महीने में 3 बार रिपीट कर लो, लाइफ टाइम वो चीज़ भूलती ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें से एक चीज़ ये भी हो गया ना कि आज फाउंडेशन के बारे में पढ़ा, इसके बाद 1 हफ्ते के अंदर एक बार रिकॉल कर दो उसको, और रिकॉल करने के बाद फिर उसको 15 दिन के अंदर एक बार रिकॉल कर दो, बस कंप्लीट हो गया, हमेशा के लिए आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा। मैं आप लोग को कुछ भी पढ़ाता हूँ तो क्या कोई नोटबुक थोड़ी रखता हूँ अपने पास, प्रैक्टिस कर लेता हूँ, उससे मुझे याद हो जाती हैं चीज़ें कई बार। तो इसलिए प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी घर का अच्छा डिज़ाइन अगर निकालना चाह रहे हो, अगर प्लानिंग नहीं है, आप सोचो कि एक रूम इधर बना देंगे, रूम इधर बना देंगे, रूम इधर बना देंगे, बने ही नहीं सकता एक्यूरेसी के साथ। वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो कहाँ लिख रहे हो? ऑटोकैड के ऊपर लिख रहे हो, लिखना पड़ेगा ना पंकज। प्लान को बनाना है तो फिर अच्छा प्लान तो उसी से बनेगा ना। अगर हम सीरोल बना रहे हैं, सीरोल का रेनफोर्समेंट एकदम प्रॉपर हमको चाहिए, या फिर कॉलम सही से बना रहे प्लान, तो मेरा कहना ये है कि आप अपना डेली एक प्लान सेट करो। प्लस सबके लिए मैंने एक दिन टास्क दिया था, कुछ लोगों ने किया भी था उसको। आपने जितने लेक्चर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, रिकॉर्डिंग में जो जो पढ़ रहे हो, ठीक है, और उसके बाद लाइव में जो जो पढ़ रहे हो, इसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास कि मैं इस दिन ये सीखा, इस दिन मैंने ये सीखा। मैं सब दिन का रिकॉर्ड अपने पास लगभग रखता हूँ, ठीक। किसी दिन अगर बिजी हो तो नहीं कर पाया तो अलग बात है, तो मैं लिखता हूँ कि मैंने इस दिन आपको क्या टीच करना है, मुझे इस दिन आपको क्या टीच करना है। तो मेरे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि अच्छा ये आपका हो चुका है, ये आपका हो चुका है, ये आपका हो चुका है। तो कभी कभी मिस्टेक हो भी आता है, मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम चांस रहता है कि मिस्टेक नहीं होता है। उसका मेन रीज़न यही है कि मेरे पास नोटेड है। आप में से कई लोग, चलो ठीक है पंकज तो नहीं चलाते हैं सोशल मीडिया, कई ढेर सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सोशल मीडिया चलाते हैं, बहुत ढेर सारे अच्छे कंटेंट भी वहाँ पर आपको गेन होता है, और उन कंटेंट को हम भूल जाते हैं। तरीका ये है कि उन कंटेंट को अगर हम पैक कर लें अपने पास, क्योंकि जब तक स्टोर रूम अपने लाइब्रेरी में नहीं सेट करोगे ना, तब तक भूल जाएगा। उन कंटेंट को उठाओ और अपने पास नोट डाउन कर लो, यहाँ पर सेट कर लो, ख़त्म। और यहाँ पर सेट होने का सही तरीका है लिखना। जब हम लिखते हैं तो चीज़ें हमें याद होती हैं, और वो मैं तो भाई मेरे को जो भी याद होता है मैं लिख के ही याद करता हूँ, ऐसे कभी याद नहीं होता है। तो मुझे पता रहता है कि मैं इंस्टाग्राम भी कभी कभी, मैं तो बहुत कम चलाता हूँ, कभी अगर चलाया तो उसमें जो भी डाटा मुझे अच्छा लगा मैं लिख लेता हूँ। कोई शायरी अच्छी लग गई तो शायरी भी लिख लूँगा, जो भी मन किया, मतलब लिखने की आदत है, और आई थिंक ये अच्छी हैबिट हो सकती है आपके लिए। चलो अभी हम लोग देखने चल रहे हैं फाउंडेशन के बारे में, ठीक है। डेफिनेटली कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया हुआ है, और कुछ लोग तो घर पे आराम कर रहे हैं, तो उनका तो अलग ही बात है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं फाउंडेशन के बारे में पढ़ने, ध्यान से पढ़िएगा। हाँ जो कुछ बोलना चाह रहे हो? एक स्टेप पूछना था मुझे बस कि अपने अपन जो नोड होता है उसे आपने लाइन से बताया था, पर आपने उसे डिलीट करना नहीं बताया था। अच्छा, वो नोट को डिलीट करना नहीं बताया था, करेक्ट है। अगर मैं नोट डिलीट तो मेरी बीम्स भी डिलीट हो रही हैं।
तो नोड क्यों डिलीट कर रहे हो? सर कई जगह पे ऐसा है ना कि मुझे बीम आगे नहीं बढ़ाना है, मतलब मुझे वहां पर नीचे मेरा कॉलम नहीं है तो मुझे नोड हटाना है वहां से, नोड इस वजह कैसे नोड कैसे हटा सकते हो? नोड तो हटाने का बस एक ही तरीका है, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा ना फिर। से मर्ज, हाँ सर दोनों को मर्ज कर रहा हूँ तो ही हट रहा है वो। करेक्ट, और वही स्टेप। ठीक है। ठीक है, नोड को अगर हटाना है तो दूसरा कोई स्टेप ही नहीं भाई, नोड हट गया मतलब गांठ तोड़ दिया अगर तुमने तो गया ना। नहीं सर, कोई जगह बीम नहीं है, नोड हटा करके बस मुझे दोनों को ज्वाइन करना है और बस एक्स्ट्रा बीम ऐड करने हैं और तो नहीं, कुछ उसमें तुम्हें फिर वो ज्वाइन ही करना पड़ेगा, वही एक ऑप्शन है उसके अंदर। ठीक है। नहीं। ओके सर। चलो अभी हम लोग फाउंडेशन के बारे में समझेंगे डीप में। और एक तो आपको सॉइल डाटा रिपोर्ट मैंने भेजा हुआ है, एज अ इंजीनियर आपको पढ़ना आना चाहिए सॉइल डाटा रिपोर्ट। तो भी हम लोग देखेंगे कि सॉइल डाटा के रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ते हैं। थोड़ा सा अभी इंटरव्यू के प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे। ठीक है, अर्जुन कितने लेक्चर तुमने वॉच कर लिए टोटल? सर 28। पीछे हो यार तुम। सर जितना टाइम मिल पाता है मैं उसमें तुम्हारे साथ बराबर। पंकज तुमने कितने कर लिए? सर वो साउथ कटप्पा का डिजाइन हो गया, उससे आगे हूँ मैं थोड़ा। अरे वाह, वेरी गुड। तो तब तो तुम्हारा 35 के आसपास पहुंच गए तुम तो। हाँ तो मैं रुके बताता हूँ, मैंने लिखा है। हाँ वेरी गुड। तुम बोल रहे हो डायरी क्यों बनाते हो, तुम खुद लिख रहे हो। सर मुझे पर्पस नहीं पता था ना। ठीक है, लिखना चाहिए। ये तो मैं ऐसे ही लिख लिए थे। कि तुम ऐसे वाले लड़के तो नहीं हो कि जो सारे दोस्तों को बोल दो पढ़ाई मत करो, खुद पढ़ाई कर लो। नहीं सर, ऐसा ऐसे कैटेगरी। कुछ ऐसे लड़के क्लास में नहीं होते हैं, तो वो सबको सजेस्ट करते हैं इसमें कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं है। तो मेरी क्लास में एक लड़का था। मेरे कॉलेज में था सर। रात को बाद में भी कॉल करो ना एग्जाम से पहले तो कहते हैं अरे कुछ नहीं पढ़ा। कुछ नहीं पढ़ा और सब पढ़ लेता। अब वही लड़के टॉप कर जाते हैं सर बाद में। अरे मेरा एक दोस्त था, वो रात भर पढ़ाई करता और उसके बाद मतलब रात भर वो पढ़ाई करता और सुबह वो मुझे बोलता है कुछ नहीं तैयार किया, कुछ नहीं तैयार किया। और जब उसके नंबर आते तो मेरे से ज़्यादा नंबर आते, तो मैं बोलता पढ़ा कब था। तो फिर वो झूठ बोल देता कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैं जस्ट ये कर दिया, चीटिंग कर दिया। बस मुझे समझ में आता था कि पढ़ लेता था, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था। इंजीनियरिंग तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, इंजीनियरिंग में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए। सर मैं 32 लेक्चर तक कराया जिसमें आपने मोमेंट वेरी फिजिक्स गुड। पढ़ाया। 32 तो मैंने दिया ही था। क्या हाँ पता वहाँ तक मैं करा हुआ है। ये संदेश वाणी मुझे क्यों कॉल कर रहा है। चलो पहले फाउंडेशन के बारे में देखेंगे, उसके बाद सॉइल डाटा रिपोर्ट्स के बारे में आपको देखेंगे कि सॉइल डाटा रिपोर्ट्स क्यों ज़रूरी होता है और कैसे उसको पढ़ना चाहिए, उसमें क्या क्या सॉइल डाटा रिपोर्ट में हमें पता होना चाहिए। रिपोर्ट सबको मिलती है, हर एक जो भी बड़े डिज़ाइन आप करोगे उसमें सॉइल डाटा रिपोर्ट्स ज़रूर मिलेंगे और उन रिपोर्ट्स को आपको यूज करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप सॉइल का डाटा देते हो। ये क्या बोल रहे हैं मुझे। चलो तो इस पीपीटी में हम लोग क्या देखने वाले हैं, व्हाट इज फाउंडेशन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशंस, बेसिक डिजाइन प्रोसीजर, क्या क्या स्टेप्स होते हैं फाउंडेशन को डिजाइन करने के लिए, और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैसे डिसाइड करते हैं, और टाइप्स ऑफ फाउंडेशन कौन कौन सी हैं जो आज के टाइम में हम लोग यूज करते हैं, और सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन से क्या प्रॉब्लम आती है वो भी देखेंगे। तो चलिए डीप में समझते हैं। पहले a foundation is the element of an architectural structural which connect to its ground and transfer load from the structures to ground। foundation होता क्या है, सिंपल। a foundation is the element of the architectural and structural which connect to it to the ground and transfer load from the structures to the ground। क्या करता है, उसको ग्राउंड में ट्रांसफर करता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन इज, क्या क्या मेन काम है इसका, टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल लोड कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर्स ऑन द लार्जर एरिया, उसको एरिया के ऊपर बड़े एरिया पर कन्वर्ट कर देना, मतलब ग्रेविटी पर ट्रांसफर कर देना, यही इसका मेन काम होता है। टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करने का भी काम किसका होता है, फाउंडेशन का होता है। कभी कभी मैं बोलता हूँ कि फाउंडेशन मतलब जस्ट लाइक स्लीपर होता है, जैसे आपका चप्पल होता है ना स्लीपर, तो स्लीपर क्या करता है, पहला काम तो करता है कि आपका जो कॉलम है मतलब पैर है पूरा का पूरा, ऊपर की बॉडी है, उसका लोड ट्रांसफर करता है ग्रेविटी के ऊपर। दूसरा आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, अगर बिना स्लीपर के आप दौड़ो, ठीक है, स्लीपर और पैर दोनों ही फाउंडेशन का ही पार्ट है। पैर और फाउंडेशन, सोचो कि आपके पास अगर भगवान ने करे बट ऐसा कभी कि पैर नहीं है, जिम करो तो फिर कैसे वॉक करोगे आप, अपने पैर पैर इन द सेंस जो नीचे का पाँव है अगर नहीं है तो हम लोड ही ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो सेम उसी तरीके से फाउंडेशन होता है जिसके बिना हम लोड ट्रांसफ़र कर ही नहीं पाएंगे। प्लस
पैर हमारा सपोर्ट करता है, जो पाँव होता है ये सपोर्ट करता है कि हमारी बिल्डिंग खड़ी रहे, हम खड़े रहें। उसके साथ ही साथ टू गिव इनफ स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर्स अगेंस्ट वेरियस डिस्ट्रीब्यूशनल फोर्सेस, क्या करता है स्टेबिलिटी भी देता है। पाँव कोई धक्का दे रहा है तो पाँव आपका क्या होता है, जम जाता है अच्छे से। डिस्ट्रीब्यूटिंग फोर्सेस सच एज विंड रेन, हवा आती है तब भी आप रुके रहते हो, बारिश आती है तो भी रुके रहते हो, सिस्मिक इफेक्ट आते हैं तो भी आप पकड़ बनाए रख सकते हो अगर आपका पाँव मजबूत है तो। टू प्रिपेयर अ लेवल सरफेस ऑफ द कंक्रीटिंग एंड मेजनरी वर्क, क्या करते हैं एक लेवल तैयार करते हैं ना, नीचे पीवीसी करते हो उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हो, तो एक लेवल भी आपको दे देता है ये। डिज़ाइन एक्चुअली में करते कैसे, उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। पहला स्टेप होता है असेसमेंट ऑफ द साइट कंडीशन, जिसके लिए मैंने बोला सॉइल डाटा रिपोर्ट अभी आपको दिखाऊंगा। उससे हमको पता चलता है कि कौन सा यहाँ पर फुटिंग करना चाहिए। इन द कंटेस्ट ऑफ द साइट एंड सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आपको मिल जाती है कि यहाँ पर सॉइल कैसी है, उस रिपोर्ट के हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि ये वाला यहाँ पर फुटिंग बेस्ट रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ द एंटिसिपेटेड स्ट्रक्चरल लोडिंग्स, जो भी ऊपर की लोडिंग है पूरे स्ट्रक्चर्स की वो देखते हो कि एग्जैक्टली कितना एक्सियल आ रहा है। जब ये हो जाए तब आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, पहली सॉइल कंडीशन, दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, आरसीसी है कि स्टील है, स्ट्रक्चरल लोडिंग कौन कौन सी लोडिंग्स आ रही है उसके ऊपर, डेड लोड आ रहा है, लाइव लोड आ रहा है, कितना आ रहा है, इकोनॉमी फैक्टर्स चेक करते हैं। उसके बाद टाइम फैक्टर रिलेटिव टू द प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ठीक है उसमें कितना टाइम पीरियड लग रहा है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स को क्लियर करते हैं कि कौन कौन से कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स आ रही है। साइजिंग द चूजिंग द फाउंडेशन ऑफ द कंटेस्ट ऑफ लोडिंग्स, कितना लोड आ रहा है, एसपीसी कितनी आ रही है, उसके हिसाब से ये पूरा स्टेप्स इतना हमें देखना पड़ता है किसी भी फुटिंग के डिजाइन में। पहला क्या, साइट कंडीशन और रिपोर्ट, दूसरा लोडिंग कितना आ रहा है, तीसरा साइट कंडीशन, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरल लोडिंग, इकोनॉमी। मतलब भाई सीधे सीधे बात है कि सबको बोल सकते हो कि राफ्ट फुटिंग बेस्ट है, बट राफ्ट सबके बजट में है क्या, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फैक्टर्स, कितने टाइम में उसको करके देना है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जल्दी देना है तो उसके हिसाब से फुटिंग डिसाइड करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या आ सकती है वहाँ पर, सपोज आप पाइलिंग करने जा रहे हो, पूरा रॉक है तो खर्चा बढ़ जाएगा ना, ठीक है तो क्या पाइलिंग के जगह दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, सोचना पड़ेगा। उसके बाद डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस, जो कि आपको मैनुअल में भी सिखाऊंगा, P/W 1 माइनस साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से P होता है सेफ परमिसिबल प्रेशर, W होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, तो इसको डिवाइड करते हैं, और बीटा होता है एंगल और रिस्पॉन्स। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हम डेप्थ कितना रखेंगे। ऑलरेडी आप जब एसपीसी की रिपोर्ट आती है, अभी दिखाऊंगा, तो उस रिपोर्ट में दिया रहता है कि आप कितने डेप्थ तक जाना चाहिए आपको। इसके बाद आता है टाइप ऑफ फाउंडेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पूरा फाउंडेशन का परिवार ही आपके साथ शेयर कर दिया है। फाउंडेशन जनरली दो तरह के होते हैं, एक सैलो एक डीप। अब बोलोगे सर पता है, अब डीप में आपको पता ही है कि उसमें पाइल फाउंडेशन वो करते हैं। सैलो में दो हैं, एक वॉल फुटिंग है, दूसरा कॉलम फुटिंग है। तो वॉल फुटिंग वहाँ पर जहाँ पर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कर रहे हो, ठीक है, जिसमें स्टेप्स कर सकते हो, सिंपल कर सकते हो। आजकल इसका ट्रेंड कम हो चुका है, मेन परिवार इसका बढ़ रहा है, किसका, कॉलम फुटिंग का। कॉलम फुटिंग चार उसके भाई हैं, ठीक है, कौन कौन, एक है आइसोलेटेड, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इस भाई ने किया है, दूसरा है कंबाइंड, तीसरा है कैंटिलीवर या फिर स्ट्रैप बीम फुटिंग भी बोलते हैं, चौथा है मैट या फिर राफ्ट भी बोलते हैं। आइसोलेटेड के तीन बच्चे हैं, सिंपल, स्टेप, स्लोप। सिंपल, स्टेप, स्लोप। संदेश वानी अभी आ रहे हैं। संदेश तुमको पता है मैं क्लास में हूँ तो कैसे मैं कॉल उठाऊंगा, तो कॉल की पीटे पड़ेगा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारे बारिश वरिश कुछ प्रॉब्लम हो रहा था क्या संदेश, मैसेज कुछ किए थे, मैं क्लास में था। हाँ सर, वो ट्रांसलेशन रिपीट नहीं हो रहा था सर, इसलिए। तो फिर कॉल में क्लास में आना चाहिए ना, मैं भी क्लास को कैसे मिस, मतलब क्लास में कॉल नहीं उठा सकता है ना। चलो कोई नहीं, अभी फाइल भेज दो, मैं देख लेता हूँ, करके दिखा देता हूँ, ठीक है, लेकिन ऑटोकैड फाइल भी भेज देना संदेश। तो आइसोलेटेड फुटिंग के तीन बच्चे हैं, कौन कौन है, सिंपल, स्टेप, स्लोप। तो जहाँ पर भी नॉर्मल लोड आ रहा है वहाँ पर आपको सिंपली यूज करना चाहिए। मीडियम लेवल का लोड आ रहा है तो आप स्टेप फुटिंग से आपका काम चल सकता है। वो स्टेप फुटिंग भी अभी आउटडेटेड हो रहा है, सिंपल यूज कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट, सिंपल जिसको आप पैड फुटिंग बोलते हो, या फिर डायरेक्ट यूज कर रहे हैं स्लोप। स्लोप अच्छा होता है लोड के लिए, क्यों अच्छा होता है अभी मैं बताता हूँ बाहर स्लाइड के बाद। कंबाइंड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग दो तरीके की होती है, एक तो रेक्टेंगुलर होती है, एक होती है ट्रेपेजॉइडल। और कैंटिलीवर आप सबको पता ही है,
ठीक है, और स्टेप फुटिंग्स। तीसरा है मैट फुटिंग, जो कि काफ़ी फेमस है और काफ़ी कॉस्टली होती है ये, और काफ़ी अच्छी भी होती है। जनरली जितने भी जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे, इसका एक पैरामीटर होता है कि 33% ऑफ द एरिया अगर कॉलम से कवर हो रहा है तो ऐसी जगहों पे आपको मैट फुटिंग करना चाहिए। रही बात द मेन टू टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, एक है सैलो एक डीप, पढ़ ही लिया। सम सब टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, जिसको आप पैड फाउंडेशन के नाम से जानते हो, राट फाउंडेशन के नाम से जानते हो, स्ट्रिप फाउंडेशन के नाम से जानते हो, पाइल फाउंडेशन के नाम से जानते हो। क्या होते हैं ये? सैलो फाउंडेशन की क्या डिफिनेशन होगी? किसी ने पूछ लिया सैलो फाउंडेशन बोले किसको हम, तो आप सिंपल बता सकते हो डेप्थ इज लेस देन इट्स विड्थ। जितना विड्थ है उससे कम इसकी अगर डेप्थ है तो समझ जाओ कि ये कौन सी है, सैलो फाउंडेशन है। ऑल्सो कॉल्ड ओपन फाउंडेशंस, ट्रांसफर लोड्स टू द सॉइल वेरी नियर टू द सरफेस, एकदम पास में जाके, बहुत नीचे नहीं जाते, एकदम पास में जाके ट्रांसफर कर देता है। डीप की बात करें तो सिंपल डिफिनेशन दे सकते हो, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज ग्रेटर देन इट्स विड्थ। जो डेप्थ होता है वो इसके विड्थ से ज़्यादा होता है तो डीप फाउंडेशन हो जाएगा। इन डीप फाउंडेशन अगर जनरली एक एवरेज लेके चलना है तो डीप फाउंडेशन द डेप्थ ऑफ द विड्थ रेशियो इज यूजुअली 4 to 5 टाइम्स। अगर ये 230 है, मतलब कि एक फीट मान लो, 1 फीट है तो जस्ट एज्यूम कर लो 1 फीट है, तो कम से कम 5 फीट तो पक्का आपका फाउंडेशन का डेप्थ रहेगा। ठीक है, तो ये होगा डीप फाउंडेशन। इसके बाद होता है पैड फाउंडेशन, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। ठीक है, जनरली हर जगह पे जितने भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट करते हो आप लोग, अपार्टमेंट वगैरह को छोड़ दो, तो अपार्टमेंट में राफ्ट ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो आपको पैड ज़्यादा मिलेगा। तो पैड में भी क्या है, सुटेबल फॉर द मोस्ट सबसॉइल एक्सपेक्ट लूज सैंड, लूज ग्रेवल एंड फिल एरियाज, कंस्ट्रक्टेड ऑफ द रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्क्वायर इन प्लेन। टाइप्स ऑफ पैड फाउंडेशन, इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। एक होता है आइसोलेटेड और पैड, जो आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है। दूसरा है स्टील ग्रिलेज, कोई स्टील का मेंबर्स आ रहा है तो उसके लिए स्टील ग्रिलेज यूज़ कर लेते हैं। डायरेक्ट क्या बोलते हैं, वेयर हाउस वगैरह के लिए जनरली इसको काफ़ी प्रीफर करते हैं। रेक्टेंगुलर पैड, इस तरीके से रेक्टेंगुलर बना के दे देते हैं। कंबाइंड कॉलम फाउंडेशंस, ठीक है, अगर कोई इसके साथ एक और है उसको कंबाइन करके भी यूज करते हैं, वो भी पैड फाउंडेशन के अंदर ही आता है। एक होता है स्ट्रिप फाउंडेशन, जो कि आपको पहले दिखाया कि एकदम नॉर्मल होता है, लाइट स्ट्रक्चर्स लोडिंग, बहुत कम लोड हो तो स्ट्रिप यूज करना चाहिए। सुटेबल फॉर दोज इनकाउंटर्ड इन लो टू मीडियम राइज डोमेस्टिक डेवलिंग वेयर मास कंक्रीट। ठीक है, तो मतलब एकदम हल्का वाला अगर स्ट्रक्चर्स है तो वहाँ पर स्ट्रिप फाउंडेशन आपको करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है राफ्ट फाउंडेशन, जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है, यूज टू स्प्रेड द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर्स ओवर अ लार्ज बेस टू द रिड्यूस टू द पर यूनिट एरिया। ज़्यादा एरिया में ट्रांसफर करने की नीड है तो ऐसे जगहों पे इसको यूज करते हैं। पर्टिकुलरली यूज वेयर लो बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल, जहाँ सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी लो है प्लस वहाँ पर पाइल भी नहीं करना है, तो ऐसे जगह पर सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, जिसका नाम है राफ्ट। तो इसमें भी सॉलिड राफ्ट होता है, एक होता है बीम एंड स्लैब राफ्ट। ठीक है, जिसमें आप ऐसे बीम जैसे प्रोवाइड कर देते हो और एक प्लस स्लैब जिससे प्रोवाइड कर देते हो और बन जाता है। और एक होता है इस तरीके से डायरेक्ट इसके ऊपर आप कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो। पाइल में दो तरह की पाइल होती है, एक होती है फ्रिक्शन पाइल होती है और एक होती है इंड बेयरिंग पाइल्स। ठीक है, अब फ्रिक्शन पाइल में क्या होता है कि आप चल रहे हो, जहाँ पर भी आपको लग गया कि यहाँ पर हार्ड स्ट्रेटा मिल गया, पुणे जैसे शहरों में जैसे प्रोजेक्ट करते हो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन पाइल्स यूज करते हैं। हार्ड स्ट्रेटा इज अवेलेबल एट वेरी ग्रेट डेप्थ, designed to the transfer load by phenomenon of the skin friction, usually in cohesive soil with low bearing capacity। तो ऐसे जगहों पे इसको यूज करते हैं। इन बेयरिंग क्या होता है, when hard strata is available within the responsible depth in loose soil having low bearing capacity, जहाँ पे लगता है कि एग्जैक्टली इसके बाद हमको एक स्ट्रेटा मिल जाएगा तो वहाँ पर इंड बेयरिंग कर देते हैं। जहाँ पर पता है कि एग्जैक्टली 5 फीट पे भी मिल सकता है, 10 फीट पे भी मिल सकता है, 15 फीट पे मिल वहाँ फ्रिक्शन जितना जा सकता है वहाँ जाओ, जैसे हार्ड स्ट्रेटा मिल गए ब्रेक कर दो, मतलब रोक दो वहाँ पे। व्हेन डेप्थ इज ऑफ द फाउंडेशन इज ग्रेटर देन इट्स विड्थ, इसको क्या बोलेंगे, डीप फाउंडेशन बोलेंगे, सबको पता ही है। और उसका सबसे मेन बच्चा कौन है, पाइल, ये भी आपको पता है। स्ट्रक्चर्स में सेटलमेंट अगर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाता है, और उसमें भी अगर यूनिफॉर्म सेटलमेंट हो गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, घर आपका बैठ जाएगा जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो। तो यूनिफॉर्म कब होता है, जब आपने एसबीसी सही तरीके से चेक नहीं किया
और आप स्ट्रक्चर्स बना दिए तो डेफिनेटली वो संभाल नहीं पाएगा, लेके नीचे हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरफ का हार्ड स्ट्रेटा है, एक तरफ का हार्ड स्ट्रेटा नहीं है, तो वन साइड टिपिंग सेटलमेंट उसको बोलते हैं, ऐसे हो जाता है, इसमें क्रैक भी डेवलप हो जाता है। और कभी कभी तो वन साइड पूरा का पूरा क्रैक क्रिएट कर लेता है। तो ये क्या होता है, ये डिफरेंट क्रैक, ये सबसे डेंजर होता है। और उसके बाद ये डेंजर होता है, कोई भी पुराना घर देखोगे आप, तो अगर उन्होंने एसबीसी वगैरह नहीं चेक किया हुआ है, सही फाउंडेशन नहीं यूज किया, तो उनका घर जो है उनका डेप्थ नीचे चला जाता है घर ऑटोमेटिक। अदरवाइज वन साइड बेंड आपको घर बहुत ढेर सारे मिलेंगे, और क्रैक हो गया तब तो आपको पता चल गया कि वहाँ पर तो सर्वाइवल कंडीशन भी नहीं पॉसिबल है। तो सेटलमेंट ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको सॉइल डाटा रिपोर्ट्स को देख के उसके हिसाब से ही फाउंडेशन डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे सॉइल की रिपोर्ट मिलती है और उसको कैसे देखना चाहिए। एक सॉइल रिपोर्ट ये है, एक सॉइल रिपोर्ट और मेरे पास अभी रिसेंटली किसी ने भेजा था, कई ढेर सारे मेरे पास सॉइल रिपोर्ट्स हैं। ये सुदीप ने भेजा था। अलग अलग फॉर्मेट्स में लोग मतलब अपना अपना हर एक कई ढेर सारे जियोटेक की कंपनीज भी होती हैं जो कि सॉइल रिपोर्ट तैयार करती हैं। कई ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जो एनआईटी आईआईटीज हैं, ये भी सॉइल डाटा रिपोर्ट्स शेयर करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि एक कॉलेज का ही मैं दिखा रहा हूँ, कॉलेज जो शेयर किया हुआ है, तो इस तरीके से करते हैं सॉइल डाटा रिपोर्ट। अब ये क्या देंगे आपको, प्रोजेक्ट का लोकेशन देंगे, कहाँ पर प्रोजेक्ट का लोकेशन है, उसके बाद यहाँ पर उसका एग्जैक्टली लोकेशन दे दिया। और यहाँ पर नीचे आओगे, ये फाइल आपको भेज रखा हूँ, बट मुझे पता है कि आपने बहुत कम लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर सब सॉइल प्रोफाइल क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपको दिखा देता है कि जो सॉइल है आपकी कितने कितने फीट पर कैसे कैसे रिएक्ट कर रही है, मीटर में दिया हुआ है। 0 से 3 मीटर तक जो सॉइल है वो देखो आपको ऐसे बता देते हैं कि ब्राउनिश सिल्ट क्ले सॉइल है। क्या है, सिल्ट क्ले सॉइल है। 3 to 4.5 मीटर पे डार्क ब्राउन सिल्टी क्ले है, और 4.5 से 6 मीटर पे एलोइस ब्राउन सिल्टी क्ले सॉइल है। 6 से 8 मीटर तक एलोइस ब्राउन स्टिफ सिल्टी क्ले है। तो आप कितना नीचे जाना है आपको आप डिसाइड कर सकते हो। 8 to 9 मीटर पर ब्राउनिश क्ले सैंड है, और 9 to 10 मीटर पे क्या है, ब्राउनिश मीडियम सैंड है। मतलब एक ही जगह पे अलग अलग डेप्थ पे ऐसे ऐसे सॉइल टाइप्स आपके बदल जाते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कितने ढेर सारे सॉइल टाइप्स अलग अलग बन सकते हैं। इसके बाद आपको क्या देखना होता है, जो मेन होता है वो यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दे देंगे वो, कि एग्जैक्टली आपको कौन सा पाइल देना चाहिए। ये देखो यहाँ पर दे दिया है कि पाइल देना चाहिए, और पाइल देना चाहिए 300 mm की अगर पाइल दे रहे हो, तो डबल पाइल अगर दे रहे हो तो आपको नीचे जाना चाहिए 4.5 मीटर। कब, अगर 25 टन तक आपका सेफ लोड बेरिंग कैपेसिटी आ रहा है, मतलब पूरे स्ट्रक्चर का जो लोड आ रहा है अगर 25 टन तक आ रहा है, तो आप 300 mm की डबल पाइल, मतलब 2 पाइल वाला 4.5 मीटर तक अगर चले जाते हो तो सफिशियंट है। जैसे ही आपका जो लोड है वो 35 टन तक जा रहा है, तो यहाँ पर पाइल का क्या हो जाएगा, डेप्थ बढ़ जाएगा। कितना, 380। अगर आपने कहा कि मैं क्या बोलते हैं ज़्यादा पाइल का डेप्थ नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ, और जो लोड आ रहा है वो 27 टन तक आ रहा है, ठीक है, ये हर एक के लिए अलग अलग रहेगा, इस जगह के लिए ये डाटा है, याद रखना। तो यहाँ पर 5 मीटर आपको जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा, 5 मीटर जाना पड़ेगा। देखो यहाँ 4.5 था, यहाँ 5 जाना पड़ा। क्यों, क्योंकि ये भाई साहब ने बोला कि हम डेप्थ नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन लोड तो 2 टन बढ़ रहा है ना, तो जब 2 टन बढ़ रहा है तो नीचे जाना पड़ेगा। और यहाँ पर 5 मीटर आप जाना पड़ेगा अगर आपका 37 टन है और आप चाहते हो कि डेप्थ इतना ही रहे तब। तो आप देख लो, आपको एक ऑप्शन दे दिया गया कि कितना टन आपका लोड आ रहा है, उसके हिसाब से आपको कितना पाइलिंग का डेप्थ जाना पड़ेगा, यू कैन चेक आउट। और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से पाइल का साइज कितना रखना है वो पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट आपको जो देखना पड़ता है इसके अंदर, और नीचे आ जाइए, ये सारी रिपोर्ट्स रहती हैं, आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। ब्राउन स्किल्स ले है, ये है, वो है, ठीक है। इसके बाद नीचे आओगे तो मेन यहाँ पर आता है सेफ बेरिंग कैपेसिटी। ये टेबल इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो इस टेबल में क्या देखा जाता है, इस टेबल में देखा जाता है कि आपका जो 0 से 3 मीटर है,
यहाँ तक की जो सॉइल है इसकी एसबीसी कितनी होगी, आओ देखते हैं। इसकी एसबीसी है 60 से 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका कितना है 60 से 100, एग्जैक्टली नीचे जाते जाते 175 है, तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 175 ही ज़्यादातर है, ठीक है। 200 तक मैक्सिमम गया हुआ है एसबीसी इसकी। तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि यार मैं कौन सा लूँ, तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरा डेप्थ कितना बताया जा रहा है मुझे। अगर आपका डेप्थ 0 to 4.5 मीटर तक जा रहे हो तो उस केस में आपको यहाँ पर देना पड़ेगा 125 एसबीसी। कितना देना पड़ेगा, 125 एसबीसी देना पड़ेगा। एक मिनट रुकना जस्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको कितने से बेरिंग कैपेसिटी दे रहे हो ये हमको देखना पड़ता है। और से बेरिंग कैपेसिटी का हमें जरूरत कैसे पता चलेगा, कितना हमको बोला गया है डेप्थ, हमको बोला गया 4.5 मीटर तक। तो 4.5 मीटर तक कितना डेप्थ जा रहा है, 125। तो आपका इस रिपोर्ट के लिए कितना हो गया है एसबीसी, ये हो गया 125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। अब बोलोगे सर ये तो पाइल का हो गया, तो क्या ऐसे हर जगह पे पाइल ही पाइल देंगे क्या, कि मतलब पाइल ही फिक्स रहता है? नहीं, ये आपका एक जगह का रिपोर्ट है, एक सॉइल का रिपोर्ट है। अब मैं अगर आपको दूसरा सॉइल रिपोर्ट दिखाऊं तो अभी जैसे हमने डाउनलोड किया ना, अभी देखो दूसरा किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। तो अब देखो इनका देने का अलग जियो सोल्यूशन करके है, तो ये कोई कंपनी है, ये दी हुई है, और वो कोई कॉलेज है। तो कॉलेज वाले भी एसबीसी का रिपोर्ट देते हैं, जिसके पास भी सॉइल टेस्टिंग का मशीनें हैं, दे डू दैट, ठीक है। वो रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, पैसे कमाते हैं। आप भी कर सकते हो। रिपोर्ट शीट में आपको यहाँ पर नीचे आओगे, देखो इन्फॉर्मेशन में बहुत सी चीज़ें देते हैं, जो कि अब देखो इन्होंने 30 पेज की रिपोर्ट दी हुई है। तो एक्चुअली में क्या होता है, हर एक कंपनी का एक फॉर्मेट रहता है, उसी में केवल मेन डाटा चेंज कर दे। देखो अभी ये फॉर्मेट था, प्लॉट का साइज चेंज, प्लॉट का नंबर बदल दिया, और उसके बाद रिपोर्ट का बदल देंगे बस। तो देखो ये किसके लिए, इसका एसबीसी कितना आ रहा है। लोड वहाँ पे ध्यान देना, वहाँ पर 25 से 30 टन लोड था। अब यहाँ पर देखो दिया होगा कितने टन के लिए, ये देखो सेंटीमीटर्स ने लोड का, और नीचे आओ, देखो कितनी ढेर सारी चीज़ें दे रहे हो कि अब मैं इसको पूरा पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं जस्ट आपको लोड जो मेन है अपना पार्ट वो दिखाता हूँ। लोड इन्होंने दिया होगा कहीं पर कि कितना लोड आ रहा है, प्रेशर रेंज, ओके। ये देखो यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर जो इनकी एसबीसी आ रही है वो कितनी आ रही है, वो कितना यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो इन्होंने क्या प्रीफर किया हुआ है इस सॉइल के हिसाब से। आपने देखा पुराना वाला डाटा में क्या था, पाइलिंग को रिकमेंड किया था। यहाँ पर क्या रिकमेंडेशन दिया जा रहा है, यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि आइसोलेटेड करो, उसके साथ स्ट्रिप भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, स्ट्रिप कर सकते हो, जो कि स्ट्रिप इतना वाइड होना चाहिए, और आइसोलेटेड कितना करना चाहिए, इतना करना चाहिए, ठीक है। कि देखो यहाँ लिखा है कि फॉर एंटिसिपेट लोडेड सुपरस्ट्रक्चर सैलो फाउंडेशन फॉर इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड स्ट्रिप सजेस्टेड द bearing capacity for such isolated strip foundations along with allowable settlement are tabulated below। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि हम फाउंडेशन के साइजेस क्या क्या रखेंगे और उस साइज को कितना डेप्थ देंगे। तो देखो डेप्थ बोला गया है कि 1.5 मीटर का डेप्थ रखो, और उसके बाद ये एग्जैक्टली इसका साइज रखो। तो ऐसे ही आपको रिकमेंडेशन दे दिया जाएगा। अब देखो इनकी जो से बेरिंग कैपेसिटी है वो कम है, देखो यहाँ पर दे रखा है पूरा, और इन्होंने और भी रिकमेंडेशन दिए होंगे अलग अलग। बहुत बड़ा सा रिपोर्ट्स कुछ लोग क्रिएट करते हैं, जिसमें से ये भाई सभी 30 पेज का किए हुए हैं। ये पूरा सॉइल का इन्फॉर्मेशन रहता है। तो अगर आपको पढ़ना रहेगा तो पढ़ लेना पूरा का पूरा, एक तरफ से एक तरफ तक। जो नहीं समझ आएगा वो बता देना, तो हम आपको बता भी देंगे, क्योंकि इसमें बहुत से मेंबर्स की अलग अलग चीज़ें चेक करके देते हैं। बट हमारे लिए बस इंपॉर्टेंट होता है कि इन्होंने क्या रिकमेंड किया है। जैसे एक्सरे नहीं करवाते हो, तो एक्सरे में बस एक रिपोर्ट आता है ना छोटा सा, तो वो रिपोर्ट वही रिकमेंडेशन इनका रहता है, जो कि अपन ने अभी पढ़ा। यही हमारे लिए मेन होता है। इसी समय पता चल जाता है क्या रिकमेंड कर रहे हैं ये लोग एज पर सॉइल। और दूसरे वाले डाटा में भी आपने देख लिया क्या रिकमेंड कर रहे हैं, पाइलिंग रिकमेंड कर रहे हैं। ये पूरा सॉइल का टाइप बता दिया, उसके बाद पाइलिंग। अब एक्स्ट्रा क्या भेजते हैं लोग, अगर आपको मान लो पढ़ने का ही मन कर गया तो बेसिकली आप पढ़ सकते हो। एक्स्ट्रा ये लोग बताते हैं कि प्लॉट का साइज कहाँ पर है, उसके बाद क्या बोलते हैं
सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन कैसे कैसे किया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ एक्सटेंड ईच सॉइल रॉक स्टेडियम लाइक द अफेक्टेड बाय द प्रपोज्ड वर्क, nature of each stratum of the engineering properties of soil which may affect mode of construction, propose the construction foundations, field soil investigation procedure कैसे कैसे किया हुआ है पूरा यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है कि इस तरीके से हमने इतना mm नीचे गए, उसके बाद सॉइल को रिपोर्ट किया, बोर होल किया, तरह तरह से जो भी स्टेप किया हुआ है कि उन्होंने किससे फाइंड किया हुआ है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेटेंट टेस्ट किया हुआ है जिसके माध्यम से हमें रिपोर्ट दिया हुआ है। तो कैसे किया हुआ है पूरा का पूरा रिपोर्ट यहाँ पर ये लिखते भी हैं। लेबोरेटरी टेस्ट होता है, लेबोरेटरी टेस्ट में इन्होंने क्या किया है, लिक्विड लिमिट टेस्ट किया है, प्लास्टिक लिमिट आपने कॉलेज में पढ़ा होगा ये सब, ये सारी चीज़ें इन्होंने टेस्ट किया हुआ है तो ये यहाँ पर बता भी देते हैं। और उसके बाद तब रिपोर्ट में आपको देते हैं ये, और फिर उसके बाद फिर आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा फाउंडेशन बेस्ट है, कैसे कैसे फाउंडेशन से यहाँ पर यूज करना चाहिए, रिकमेंडेशन आपको पूरा देंगे। और इनका रिकमेंडेशन आपको लेना चाहिए क्योंकि इनकी पूरी एक्सपर्टीज ही। सिर्फ देखो ये कौन सा है, ये कोई भी एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं इस कॉलेज के, तो इस कॉलेज ने ये दिया हुआ है पूरा रिपोर्ट। तो इनका जो कॉस्ट होता है वो अलग अलग, जैसे कि कुछ लोग डिज़ाइनिंग के कॉस्ट का 20% कॉस्ट चार्ज करते हैं, कुछ लोग 5% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट करते हैं, अलग अलग चार्जेस होते हैं इनके कंपनीज के। तो इस तरीके से आपने सॉइल डाटा रिपोर्ट भी देखा और फाउंडेशंस को कैसे डिज़ाइन करते हैं वो भी आपने स्टेप्स देखे। अब करना क्या है, अब आपने जो अभी बनाया हुआ है, जैसे पंकज ने डिज़ाइन किया हुआ है और क्या बोलते हैं सुरेश ने किया हुआ है, आपको क्या करना है, उसका पूरा रिपोर्ट तैयार करना है। क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करना है। एक सिंपल रिपोर्ट कैसे बनाते हैं मैं आपको अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें आप देख लेना कि स्टैट की फाइल को कैसे ऐड कर देंगे, ऐड ना भी करोगे तो अलग भी रखोगे स्टैट की फाइल को तो चलेगा, मतलब स्टैट आउटपुट अलग सेव कर लिया और उसके बाद पूरा रिपोर्ट मतलब कॉलम का सेंटर लाइन, उसके बाद नीचे आपने फुटिंग किया, उसके नीचे बीम, उसके नीचे कॉलम, तो बस उसको बनाना है और बना के आपको प्रेजेंट करना है एक पूरी सिंगल सीट में। और सीट कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो भी मैं आपको बता दूंगा। जस्ट आप क्रिएट कर लेना कि एक सीट में ये करेंगे, एक सीट में ये, एक सीट में ये, इंडिविजुअल एक बार में प्रिंट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आज कोई भी आपको प्रोजेक्ट नहीं करना है, सिर्फ जो प्रीवियस प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया हुआ है उसी प्रोजेक्ट को आपको ऐड करना है, उसकी पूरी डिटेलिंग्स करनी है। और जो प्रॉब्लम रहेगा फिर हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलो कुछ लोग के प्रोजेक्ट्स अभी बचे हुए चेक करने के लिए, जैसे कि आकाश के प्रोजेक्ट्स हैं, चलो देखते हैं, उसके बाद कुछ आपके डाउट रहेंगे तो वी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। संदेश अपना माइक ऑन कर लो। यस सर। हाँ, क्या मैसेज कर रहे थे मेरे को अभी बताओ, इसमें ये है क्या, ये वाला प्रोजेक्ट है ना? हाँ सर। हाँ, तो इसका तुमने ना एक्चुअली मैं समझ तो गया था, क्या है कि तुम इसको ट्रांसलेशन रिपीट कर रहे हो कि दिख नहीं रहा है ना? हाँ सर, वो अलग ही दिख रहा है, वो बारीक भैया ऐसे दिख रहा है सर। ठीक है, ये प्रॉब्लम मैं क्लास में बता चुका, उसको सॉल्यूशन याद है क्या? तुमने अटेंड नहीं किया। इसका स्केल जो है वो गड़बड़ है, कई लोगों का ऐसा हुआ था, स्केल इसका गड़बड़ है। तो पहले इसकी कैट फाइल में इसका स्टैट सही, इसका जो स्केल है वो सही करो। एक्चुअली में ये ना ये हो रहा है ट्रांसलेशन रिपीट, बट इसका साइज इतना ज़्यादा है तो स्केल करना तो आता है ना। अगर कैट फाइल भेजे होते तो मैं स्केल भी तुमको करके दिखा देता कि जैसे स्केल करोगे उसके बाद जब ट्रांसफर करोगे ऑटोमेटिक सही होगा। ऑलरेडी मैं क्लास में बता चुका हूँ, शायद तो वो क्लास नहीं देखी हो, ठीक है? नहीं सर, किया था लेकिन याद नहीं आ रहा। हाँ, तो इसको पहले स्केल करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मुझे स्केल वाली स्टैट वाली फाइल, ऑटो कैड वाली फाइल भेजो, मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलेगा। अब आकाश जो ये फाइल को तुमने डिज़ाइन किया हुआ है डेफिनेटली कर ही लिया होगा, मुझे पता है। अब इसको क्या करना है, इसकी डिटेलिंग्स बनानी है। तो डिटेलिंग कैसे बनाएंगे? हाँ बोलो। सर मैं लिफ्ट लगाना भूल गया था। कोई बात नहीं, बिना लिफ्ट के भी बना दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस डिटेल ड्राइंग्स बनाना आपको आना चाहिए कि फुटिंग की ड्राइंग बनाना, बीम की ड्राइंग, कॉलम की ड्राइंग मैं शेयर करूंगा, एकदम वैसे टू वैसे ही बना देना, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम तो आया नहीं, और आई डोंट थिंक कि डिज़ाइन में भी कोई प्रॉब्लम आया होगा। अभी तुम लोग सारा डिज़ाइन कर ले रहे हो, एक्चुअली मैं कोई भी प्रोजेक्ट में दे रहा हूँ कर ले रहे हो। अब मुझे वार्निंग, हाँ बोलो बोलो। तो उसमें सर कोई वार्निंग आ रही है सर? एक या दो ही तो वार्निंग आ रही है ना? दो कैसे, एक ही तो आ रही थी। ये आ रहा है अप्लाइड सेलबेट फॉर ऑल मोर देन द ऑल स्ट्रक्चरल एलिमेंट। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि
आप यहाँ पर देखोगे ना, आपका सेल वेट ढेर सारा आ गया होगा लोडिंग में। ये देखो, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबको डिलीट करना पड़ेगा, और उसके बाद एक नया सेल वेट डिफाइन कर लो, उसको असाइन कर दो, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, सभी लोग देख लो। ये वार्निंग्स ऐसे वार्निंग्स को आपको सीखना चाहिए। देखो वार्निंग क्या दे रहा है, ये वार्निंग दे रहा है अप्लाइड सेल वेट इज मोर देन टोटल वेट। तो और ये कैसे हो जाता है पता है क्या, ये कैसे इतना ढेर सारा सेल वेट हो जाता है पता है? एनालाइज करने सॉरी से सर, सर बार बार क्या, हाँ, ये बार बार एक्चुअली एनालाइज करने से? बार बार एनालाइज करिए। एनालाइज तो होता ही है, बट एनालाइज के बाद क्या होता है, जैसे कि हमने एक मेंबर को एनालाइज किया, फिर फेल हुआ, फिर उसके साइज को बदला ना, अभी 230 था तो उसको 300 किया, तो उस पे नहीं लगा ना वो, तो उस पे फिर से लगता है। उसके बाद फिर से आपने जब 450 को 550 किया, फिर से एक बार सेल वेट लगता है। तो जितने बार मेंबर चेंज करते हो उतने बार वो सेल वेट बढ़ता चला जाता है, और उसको ठीक नहीं किए तो बाद में क्या बोलते हैं, इस तरीके से वार्निंग क्रिएट कर देता है। वाले प्रोजेक्ट में यही प्रॉब्लम होती थी, बार बार ऐसे ही हो रहा था, हाँ, बार बार डिलीट कर करके लगाना पड़ रहा था। करेक्ट है। तो अभी लगभग सब लोग कर ले रहे हो, मैं देख रहा हूँ जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं लगभग सभी लोग कर ले रहे हो। अब प्रोजेक्ट की डिटेलिंग्स करना हमको सीखना है, तो मैं आपको एक भेजूंगा, उसको करिएगा। इन्होंने बोला है सर मैंने आपको एक पुटिंग डिटेल मेल किया। ओके ठीक है, देखते हैं राहुल। अभी उस पर प्रैक्टिस करेंगे डिटेलिंग्स पे, और वो भी हो जाएगा तो उसके बाद चलेंगे ई टैब्स पे। आपको कुछ नहीं करना है, आज कोई टास्क नहीं है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर नंबर 35 तक वॉच कर लो। कुछ बताया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो साउथ का टप्पा वाला प्रोजेक्ट है उसको कैसे कैसे करना है स्टेप बताया हुआ है। तो बस आप वॉच कर लोगे तो आपको स्टेप भी रट जाएगा, और बढ़ा बढ़ा के भी वॉच कर सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब आपका लेवल आ चुका है कि आप लेक्चर्स को, स्टेट के लेक्चर को बढ़ा बढ़ा के देख सकते हो। तो लेक्चर नंबर 35 तक फिनिश कर दो, और उसके बाद केवल एक डिटेल ड्राइंग बना दो, और कुछ नहीं करना है। लेकिन सभी लोग बनाओ, अगर नहीं बनाओगे तो फिर आप एक्चुअली में सबमिट ही नहीं कर पाओगे तो बेकार है। अपना वो बंद कर देना आकाश माइक। सर, हाँ बोलो बोलो। सर मैं बोल रहा था सर कि एक बार सर वो बीम के सेक्शन को समझा दो सर। सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? नो सर जो फोटो शेयर की थी ना ग्रुप में, वो वाली। हाँ ओके 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 गुड, बता देता हूँ। बहुत बढ़िया था वो, अच्छा था ना वो, क्लियर हुआ क्या उससे? सर, बट वो मुझे कंफ्यूजन है सर, जहाँ मैं पहले काम करता था सर वहाँ पे अलग बीम बना देते करेक्ट है। ड्राफ्टिंग पर। अच्छा, इन दोनों के अलावा तीसरा कोई टाइप? यस सर, मैं सेंड कर रहा हूँ आपको सर व्हाट्सएप। हाँ भेजो। सर एक चीज ये पूछनी थी मुझे, जैसे अपन को अभी तक तो जो लेक्चर उस पे चल रहे थे यूनिक सिविल पे, वो तो सब हमारे पास रिकॉर्डेड है। करेक्ट। ये कहाँ मिलेंगे हमें जो अब गूगल मीट पे चल? एक्चुअली केवल ये 2-3 दिन का ही है, मतलब शायद कल तक सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि अपना जो ना लेक्चर है वो थोड़ा सा ना ऑडियो पहले आ जा रहा है, वीडियो बाद में आ रहा है। ठीक है, 2-3 दिन से जो अपना चल रहा है, तो शायद उन्होंने बोला 2 दिन में हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे लेक्चर जो है अपने उस पर जो सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल वाला जो यूट्यूब चैनल है ना, उस पर क्या मैं सर? सारे डाल दे रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, आपका पुराना जा चुका है, कल का और आज का बचा हुआ है, तो ये सारे आपको वहीं पे मिलते चले जाएंगे। ठीक है सर। सर बस यही था कि क्योंकि लेक्चर पेड होते हैं तो इसका पता नहीं है, आप डालोगे यूट्यूब पे नहीं डालोगे, नहीं इसलिए तो मैंने। उसमें अनलिस्टेड कर दूंगा ना। क्या अच्छा। होता है अनलिस्टेड, मतलब केवल लिंक जिसके पास रहेगी वो देख पाएगा। तो मतलब आपके पास लिस्ट रहेगा, उसमें होता है अनलिस्टेड का ऑप्शन, मतलब हमने वीडियो डाला तो जिसके पास वो लिंक रहेगा वही देख पाएगा। सर लिंक आप उसमें डाल सकते हैं, ये तो ग्रुप में डालूंगा ना। यूनिक सिविल में डाल सकते हैं सर लिंक? हाँ, एक्चुअली बाद में तो ये सारे लेक्चर मैं ऐप पर भी डाल दूंगा। ठीक है, मतलब ऐप पर तो रहेगा ही रहेगा। जो ऐप में देखा होगा कि लाइव क्लासेस का ऑप्शन है, उसके जस्ट ऊपर देखो लिखा हुआ है वीडियोस ना, यस तो सर। उस वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। बस वहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी कि केवल मोबाइल से देखना पड़ेगा, बस इतना सा लॉस होगा, वो लैपटॉप में नहीं दिखते हैं। ठीक है, बट अपना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि अपन यूट्यूब पे भी तो डाले रहेंगे। लैपटॉप से देखना है तो यूट्यूब से देख लो, नहीं तो वहाँ तो रहेगा ही रहेगा। तो रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग का टेंशन मत लेना। अच्छा, इन्होंने ऐसा रेनफोर्समेंट डाला हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ये भी रेनफोर्समेंट सही है। और अभी जो मैंने दोनों स्टेप डाला हुआ था उसका आंसर मैं एक्चुअली तुमसे पूछने वाला था, टाइम नहीं मिला। सभी लोग बताओ उसमें से कौन सा एक्यूरेट है? ऊपर वाला। ठीक है, एक्चुअली मुझे वो क्वेश्चन पूछना था, मैंने ग्रुप में शेयर करने में, तो मेरे को टाइम नहीं लगा क्वेश्चन टाइप करने का। तो आपसे पूछना था मुझे कि इसमें से ऊपर वाला एक जो है इसमें बेंड बार है और एक है नीचे कटिंग बार है, तो दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए? पंकज आप बताइए, सभी लोग बताना है। पंकज, वो इमेज देखा था? हाँ सर। तो उसमें से कौन सा यूज करना चाहिए या कौन सा एक्यूरेट है?
सर मैंने तो जहाँ पे अपने साइट पे कराया है सर, वो पहले वाला ही कराया है। करेक्ट है, पहला बेंटअप बार दिया हुआ है उसमें, करेक्ट। बेंटिंग रजिस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 2.5 एल पे। हाँ, सुरेश आप बताइए कौन सा सही है, देखा था पिक्चर कि नहीं उसका? सर देखा मैंने दोनों। सर ऐसा है कि वो पुराना जो यूज करते आ रहे हैं वो तो ऊपर वाला है, नॉर्मल बेंड अप करके करते हैं, और करेक्ट, अभी जो नया नया ट्रेंड शुरू हो गया है सर, ये कटिंग वाला। करेक्ट, कटिंग बार। राहुल आपने देखा था? राहुल, हेलो। हाँ राहुल बताओ। हाँ सर, ये हाँ मैंने देखा था सर। वो साइट पे एग्जीक्यूशन के टाइम तो हम लोग सर फर्स्ट वाला यूज करेंगे, करेक्ट, लेकिन अगर अगर कॉस्ट कटिंग ऐसा कुछ करना है तो उस केस में हम दूसरा वाला भी कर मतलब पाएंगे आपके यूज। अकॉर्डिंग दोनों सही है? हाँ सर, मतलब यूज तो पहला वाला ही करना चाहिए, लेकिन कॉस्ट कटिंग करने के लिए, क्योंकि सर वहां से क्रैंक से भी स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग वहां पर डेवलपमेंट लेंथ वहां तक दे चुके हैं एक्स्ट्रा बार। करेक्ट, ठीक है, ओके, मतलब सही है। अर्जुन, लाला, कौन सा सही है? सर फर्स्ट वाला ही बनाया आज तक, तो सेकंड वाला तो कभी मैंने ट्राई किया नहीं। ओके, चलेगा। लगभग लगभग सबका ही आंसर फर्स्ट है आई थिंक। किसी का कुछ आंसर? हाँ संदेश बोलो। सर मैंने तो सेकंड वाला ट्राई किया है सर, साइट पे किया है ना ज्यादा ट्राई? तक। हाँ सर, सेकंड वाला ही देखा है, मतलब का फर्स्ट वाला ज्यादा तक देखा ही नहीं सर। हैं? नहीं सर, ज्यादा तक सच में देखा नहीं सर, ज्यादा ओके, मतलब कहाँ पे मेरे को दिखा नहीं सर। ओके। त्रिपाठी जी आपने देखा है कि नहीं? त्रिपाठी ट्रैवलिंग कर रहा होगा ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं, गाड़ी में रहता है भी वो। तो देखो इसमें से दोनों ही सही है एक्चुअली, ठीक है। और इसमें से जो जनरली आपको इंडिया में जो ज़्यादातर यूज करते हैं वो ऊपर वाला ज़्यादा यूज करते हैं। 60 से 70% बेंटअप बार वाला ही लोग यूज करते हैं, और क्या बोलते हैं 30% लोग क्या करते हैं, कटिंग बार वाला यूज करते हैं। अब बोलोगे फिर से दो क्यों होते हैं? एक्चुअली में इन दोनों की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एक्चुअली में किसकी ज़रूरत होती पता है? वो जो ऊपर केवल ये वाला शेप होता है, केवल उसकी नीड होती है। लेकिन उसको हवा में कैसे टिकाओगे, ठीक है, उसको बनाने में प्रॉब्लम होती है ना, उसको हवा में तो रख नहीं सकते, तो हवा में नहीं रह पाता, इसके लिए वहाँ पर क्रैंक देते हैं, और क्रैंक देकर उस तरीके से बार क्रिएट करते हैं। तो जो अपना क्या बोलते हैं, एक दिन मैं उस ब्रिटिश कोड पढ़ रहा था, तो ब्रिटिश कोड में तो ये जो नीचे वाला है यही हर जगह पे, मैक्सिमम जगह पे है, बट बताया गया है दोनों को। तो अपने इंडिया में जनरली ऊपर वाला ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उसको बनाना आसान है, फट से गया और नीचे सपोर्ट दे देता है और उसको क्रिएट कर देते हैं। तो मतलब कि दोनों ही सही है, चाहे आप बेंटअप बार दीजिए चाहे कटिंग बार दीजिए, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। और अगर आप केवल कटिंग बार भी दे देते हैं ऊपर का और ऊपर का, क्योंकि एक्चुअली उसका मेन काम क्या है पता ही है ना, मेन काम है निगेटिव मोमेंट को रजिस्ट करना, और निगेटिव मोमेंट को रजिस्ट कौन करता है? ये ऊपर वाला बार करता है। तो ज़रूरत तो केवल उसी कटिंग की बार की है, लेकिन ऑन साइड एग्जीक्यूट करना उसको प्रॉब्लम करता है, इसलिए वहाँ पर क्रैंक प्रोवाइड करना आसान होता है। बाकी कोई रीज़न नहीं, और दोनों ही करेक्ट है। सर टेंशन में भी तो हमें देना पड़ेगा ना, लेकिन बार तो हमें टेंशन में बढ़ाना ही पड़ेगा, टेंशन तो इसीलिए। टेंशन में तो हम दे ही सकते हैं ना। टेंशन तो में तो सर 2 की जगह 3 बार दे तो क्या फर्क पड़ता है? हम्म, टेंशन में तो देना आसान है ना। नीचे 2 ठीक की है। जगह 3 बार दे दो, 4 बार दे दो आप, करेक्ट है। तो सर ब्रिटिश कोड पे स्टैड में अगर हम ब्रिटिश कोड पे इसे बनाते हैं कोई भी ड्राइंग, तो वो इस तरीके से ही हमें शो करेगा जो। नहीं, शो नहीं करेगा वो। हाँ ये कटिंग बार ना, हाँ कटिंग बार ही दिखाएगा उसमें। उसमें ना दोनों क्लॉज दिया हुआ है, ये भी क्लॉज है, ऊपर वाला भी क्लॉज है, लेकिन और अपने इंडियन कोड में भी दोनों ही क्लॉज है, लेकिन अपने यहाँ पर बेंटअप बार वाला ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अभी जैसे इसने बोला ना संदेश ने कि इसने कई जगहों पे ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पर कटिंग बार्स को यूज करते हैं, बट बेंटअप बार आसान होता है ना, जस्ट गए और उस पर दे दिया। और इसमें एक और चीज़ होती है कि जो टेंशन में भी रेनफोर्समेंट आ जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है टेंशन में रेनफोर्समेंट की नीड कम होती है, तो वहाँ पर केवल वो कटिंग बार दे दो, दैट विल बी सफिशियंट। कई जगहों पर तुमने देखा होगा केवल एक्स्ट्रा बार देते हैं, ऐसा कभी देखा है क्या? केवल एक्स्ट्रा बार दे दिया, तो उसका जो लॉजिक है वो यहाँ से ही निकल के आता है, कटिंग बार से ही लॉजिक निकल के आता है कि जो नेगेटिव मोमेंट एडजस्ट करना है उसको दे दें। बट पहला वाला लगभग 70% जगहों पे तुमको वही मिलेगा। सो मेरे अकॉर्डिंग फॉलो करना है आपको पहला वाला। जैसे ये क्वेश्चन मेरे को पूछना था तो मैं भूल गया क्वेश्चन ना, मैंने कहा चलो ग्रुप में पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। सर एक ये था बोलो। कि जैसे अपन को कॉलम का साइज 5 फ्लोर के ऊपर जाकर के कम करना होता है, तो वो हमें कितना कम करना है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? कम हमेशा मिनिमम, देखो एक तो हमको कोशिश ये करना चाहिए स्टेप वाइज कम करो। स्टेप वाइज कम करने के लिए तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि जैसे कि आप डेफिनेटली नीचे से ऊपर जा रहे हैं,
आप सपोज 230/450 पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, डेप्थ तो आपको सेम ही रखना चाहिए 230 को, अगर आप कम कर रहे हो तो डेफिनेटली उसके नीचे तो आपका कोई सवाल ही नहीं होता है। विड्थ को 450 की जगह पे 350 तक लेके आ सकते हो, ठीक है। मतलब कि जनरली केवल एक पैरामीटर बैक करना है। अब एक पैरामीटर में मतलब 230 के बाद क्या करते हो, 300 करते हो, 300 के बाद क्या करते हो, 350 करते हो, 350 के बाद क्या करते हो, 450 करते हो, ऐसे चलते हो ना। यस सर। एक पैरामीटर को बैक आना है बस। अगर आप 230 इंटू 300 कर रहे हो तो डेफिनेटली ऊपर 230 इंटू 230 कर लो, एक पैरामीटर बैक, ठीक है। अब तुम लोग में कई लोग सोचते होंगे कि 235 का क्यों नहीं करते, बताओ, या फिर 245 क्यों नहीं करते, ऐसे मतलब रैंडम साइज क्यों नहीं ले लेते बीम का? नो आइडिया सर। ठीक है, कोई बताएगा रैंडम साइज क्यों नहीं ले लेते? 280 क्यों नहीं ले लेते हम? 230 जब चल रहा है तो 280 भी तो चल जाएगा। सर वो कास्टिंग वगैरह के लिए शटरिंग वगैरह में प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली, और एक एग्जैक्टली कॉस्टिंग की वजह से होता है कि कास्टिंग नहीं हो पाएगी। स्ट्रक्चरल परफॉर्म तो वैसे ही करेगा, इवन अच्छा ही रहेगा वो, लेकिन कास्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। हर साइज का इंडिविजुअल नहीं बनाना पॉसिबल होता है, इसलिए कुछ फिक्स साइजेस जो एक स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं तो उनको ही रखना पड़ता है, जैसे 230, 250, 300, 350, 400, 450 ऐसे ही साइजेस प्रीफर करते हैं, जिससे कि शटरिंग बनाना भी आसान रहे और प्लस वही शटरिंग हर जगह पे यूज कर सको, ये भी एक बेनिफिट होता है उसका। अच्छा है, और किसी कोई क्वेश्चन है पूछो। सर वो बीम सही थी क्या सर? कौन सी वाली? सर जो मैंने सेल की थी सर हाँ आपको हाँ अभी। हाँ, बिल्कुल सही थी ये। सर उसमें सर जो बाहर से सर वो क्रैंक बार ही है ना? हाँ हाँ, वो क्रैंक बार ही है। एक मिनट, तुम्हारा वाला वो भी जस्ट ये है ना। वो भी एक्चुअली सेम काम वो भी कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने एक्चुअली वही किया हुआ है, जो दूसरा वाला टाइप है वही टाइप उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ सबके लिए। ये जो तुमने दूसरा वाला देखा ना, यस सर। वो वही कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज किया हुआ है। सर उसमें सर वो एक क्रैंक जा रहा है नीचे दोनों हाँ तरफ से। हाँ, वो क्रैंक नहीं जा रहा है, वो टेंशन के लिए जा रहा है। यस वो टेंशन के लिए भेज रहे हैं, ठीक है। मैं ग्रुप में भेज देता हूँ जिससे तुम लोग को आइडिया लग जाए किसकी बात कर रहे हैं लोग। हाँ, ये तुम्हारा ग्रुप है, ठीक है। ये जो सेकेंड वाला टाइप तुमने देखा ना, सेकेंड वाला एग्जैक्टली वही है वो जो तुमने ड्रॉ करके भेजा हुआ है। यस सर। ठीक है, तो तुम्हारे साइड पे वो शायद यूज करते रहे होंगे ना। सर वहां पर यूज करते थे सर, ऐसी ही बीम बनती थी वहां पे ड्राफ्ट्स में, करेक्ट है। ऐसी भी बना था वो। हाँ, तो अभी देखो तुम्हारे कंपनी में और संदेश के कंपनी में, जहाँ पर संदेश एग्जीक्यूट कर रहे थे वहाँ पर ऐसा था। जहाँ पर अर्जुन और पंकज, जहाँ पर इन्होंने देखा है पर काम किया हुआ है, सुरेश ने किया हुआ है, इन लोगों ने पूरा वो बेंटअप बार वाला देखा हुआ है। तो ऐसे अलग अलग जगह पे होता है, बट होगा ही नहीं दोनों में से कोई एक, दोनों ही सही है, ठीक है। ये फेसबुक पे एक क्वेश्चन था, वो फेसबुक पे लिखा था विच वन इज करेक्ट, तो मैंने आंसर दिया, तो फिर मैंने उससे डाउनलोड करके मैंने कहा तुम लोग से पूछूंगा, तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया था। तो करेक्ट दोनों है, और वो अलग अलग जिससे जिसको यूज़ करना उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इवन स्लैब में भी कर सकते हैं सेम। हाँ बोलो सर। ये आइसोलेटेड फुटिंग के जो मेन दो पार्ट हैं, एक तो नॉर्मल सिंपल रेक्टेंगुलर होता है और दूसरा स्लोप्ड। करेक्ट। इन दोनों का थोड़ा तीसरा स्टेप भी होता हाँ है। स्टेप तो हाँ, जैसे इसको अभी बताता हूँ। ओल्ड हो गया अपन कह रहे हैं, हाँ, तो इन दोनों में जनरली क्या डिफरेंस है, मतलब सर बताता कहाँ यूज करेंगे? वो एक तो स्लोप में तो अपना थोड़ा कंक्रीट बच जाएगा। बता देता हूँ। एक बार फुटिंग से याद आया कि इनका फुटिंग तो देखना ही भूल गए थे हम लोग, ठीक है। राहुल का, तो राहुल ने फुटिंग दिया, कॉलम साइज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये फुटिंग दिया हुआ है, फुटिंग तो सही दिया हुआ, तुमने कहीं पे भी मर्ज नहीं करी तुम्हारी फुटिंग, ठीक है। और ये भी फुटिंग सही है, और इन्होंने फुटिंग का साइज दे रखा है इतना, ओके, इतना, ठीक है। ये फुटिंग इतना दे रखा है, ठीक तो है। ये डिज़ाइन तो किया होगा ना राहुल। ये थोड़े से ये मर्ज कर रहा है, थोड़ा सा इसका साइज कम कर दो, अच्छा रहेगा आपके लिए। कैसे होता है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम नहीं करता है, अगर थोड़ा बहुत अगर कम कर दोगे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपका। डेप्थ उसकी इंक्रीज कर दोगे तो दैट विल बी ओके। मर्ज नहीं करना चाहिए बस। हाँ सर, मैं सर उसको आप थोड़ा सा जूम करोगे ना तो दिखेगा, वो है तो वो अलग हाँ अलग है, वो मैं देख लेयर। रहा हूँ। हाँ, लेयर सर थोड़ा सा उसका बढ़ाया हुआ लाइन का, बस लाइन का वो चीज बढ़ा के। इसको ना 50 mm का अगर रिड्यूस कर दोगे ओके तो ओके सर। प्रॉपर सेट हो जाएगा। जब भी कभी रिड्यूस करो तो उसका फैक्टर ये होता है कि डेप्थ बढ़ा दो, हाँ हाँ। ठीक है। मतलब सर, जैसे ये एक्चुअली सर उन्हीं का जिनका काम हो रखा था जम्मू में, उन्हीं के फ्रेंड का एक था, तो वो उनको साइट पे कुछ प्रॉब्लम आ गया था, 2 स्ट्रक्चर इंजीनियर काम कर चुके थे उस पे। हाँ हाँ
तो दोनों का डेटा एकदम एक दूसरे से अलग अलग था। किसी का एकदम 9x36 का कॉलम, हाँ तो दूसरे वाले का 9x24 का, तो वो कंफ्यूज थे क्या किया जाए। तो इसमें फिर उनका काम था सर, तो वो थोड़ा सा ऐसे ही ट्राई कर रहे थे इसमें बस। बहुत अच्छी चीज़ है इन्होंने प्रैक्टिकली बात की हुई है कि दो स्ट्रक्चर इंजीनियर का जो डाटा देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा मिसमैच मिलेगा आपको। उसका रीज़न पता है, कोई बताना चाहेगा? दो स्ट्रक्चर इंजीनियर के जो डाटा आप देखोगे तो काफ़ी मिसमैच आपको मिलेगा उसके अंदर। सबके अपने अपने तरीके होते हैं सर काम करने के। नहीं, ये करेक्ट रीज़न नहीं है। और कोई बताएगा? बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई भी ड्राइंग को देखोगे और उसमें लोडिंग के करने का, ओके करेक्ट। इसमें आप कौन सी एनालिसिस यूज कर रहे हो, ठीक है, कौन कौन से लोड्स लगा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी ने एसी ब्लॉक्स यूज किया हुआ है तो उसका लोडिंग जो होगा वो डिफरेंस आएगा, ठीक है। उसके बाद कोई स्टैटिक एनालिसिस कर रहा है, कोई डायनेमिक एनालिसिस कर रहा है। कोई स्टैटिक कर रहा है तो डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग लोड दे रहा है, ठीक है, जितना डिफ्लेक्शन आ रहा है फिर उसके हिसाब से लोड को कम कर दे रहा है। कोई कर रहा है जो कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो डाटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा मिसमैच करता है। इसीलिए बोलते हैं कि कहते हैं ना कि जैसे डॉक्टर है, ठीक है, अब पैरासीटामॉल सभी लिखते हैं, लेकिन कोई एक से बढ़ के एक पैरासीटामॉल लिख देता है और कोई पैरासीटामॉल एकदम हल्का वाला लिख देता है। दोनों ही सही है अपनी जगह पे, बट एक्यूरेट कौन है? जो एक्चुअली में रिपोर्ट देख के पूरा रिसर्च करके दवाई दे रहा है। तो जो रिसर्च सर करके दवाई, मैंने हाँ बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैंने उनको वही बताया कि जैसे हमारे केस में क्या होता है, कोई भी डिजाइन को हम गलत या सही नहीं बोल सकते हैं। अब एक स्टील का एक रेनफोर्समेंट का परसेंटेज है 0.8 से लेके 4% के बीच में। करेक्ट अब कोई 1% यूज किया, कोई 2% यूज किया, करेक्ट तो ऐसा नहीं है कि कोई गलत है, लेकिन हाँ कॉस्ट कटिंग हाथ में है, हाँ कितना मेहनत करता है कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर उस पे, एग्जैक्टली कितना टाइम देता है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन, जैसे ये जो हम अपने एनालिसिस में जो डेड लोड लाइव लोड का वैल्यू यूज कर रहे हैं, जैसे -11.89 वगैरह, करेक्ट। तो वो सर क्या मतलब हम लोग ऐसे साइट पे भी उसी को सेम डेटा यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हो। इवन इसमें एक चीज देखो कैसा होता है। अब जैसे कि 4.75 की बात करें अगर, तो जैसे स्लैब में हम लोग कंसीडर करते हैं, फ्लोर फिनिश 1 किलो न्यूटन कंसीडर करते हैं ना, जो मेरे सर हाँ ने हाँ मेंशन किया है। बट हाँ। फ्लोर फिनिश जो है वो एक्चुअली 1 किलो न्यूटन आता नहीं है। 1 किलो न्यूटन कम बहुत ही होता होता है है। भाई। हाँ हाँ। आज के टाइम में सब टाइल्स यूज करते हैं। हम्म। ये मार्बल जो हैवी वाला होता है उसका 1 किलो न्यूटन आता है अप्रॉक्स, ठीक है। और सर ये जो एक वाटर प्रूफिंग लोड ऐसा कुछ करते हैं, उसका क्या ये सब मतलब कुछ यूज? फ्लोर फिनिश में ही आता है। वाटर अच्छा। प्रूफिंग जो करते हैं ये और फुल हम्म। फ्लोर फिनिश के अंदर ही आता है। तो ओ। जनरली एक्चुअली आता है केवल 1 किलो न्यूटन वो हाफ किलो न्यूटन के आसपास, ठीक है। लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। और मैं इस वही जो डॉक्टर का एग्जांपल फिर से लेंगे हम लोग कि पैरासीटामॉल सबका अलग अलग रेंज का है। बस इसमें ये देखना है कि आराम होना चाहिए, और अपने में क्या देखना है, पास होना चाहिए, हम्म। ठीक है। तो अगर मेंबर को आप पास करा रहे हो तो आप भी परफेक्ट हो, पंकज पास करा रहे हैं तो पंकज भी परफेक्ट है। बट अब इन दोनों ने कितना अपने टॉपिक्स पे रिसर्च किया हुआ है, कितना स्टिल कम किया हुआ है, इसके हिसाब से ये होगा कि किसने बेस्ट डिजाइन किया हुआ है। रैंक कर सकते हो आप। हम लोगों के केस में भी सर डॉक्टर वाला ही मतलब लगभग हाल है। जैसे डॉक्टर का भी होता है ना कि जैसे एक टारगेट अचीव करना होता है, तो धड़ल्ले से दवाई लिखते जाओ लिखते जाओ, एग्जैक्टली। उसको बस एक टारगेट अचीव करना है। और यहाँ पे सर एक सीनियर हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर है, तो वो बताए थे जैसे डॉक्टर और हमारे बीच में डिफरेंस यही चीज का है कि वो चीज उनको पूजा किया जाता है, उनको भगवान माना जाता है। हम लोग सेम कैटेगरी में आते हैं, डॉक्टर इंजीनियर को एक साथ कंसीडर किया जाता है, लेकिन वो उनका पूजा इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका जो भी पेशेंट होता है वो सीधे आईसीयू में होता है। लेकिन हमारा ऐसा केस नहीं होता है। हम अगर 2 दिन प्रोजेक्ट डिले भी कर दे, 4 दिन, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा हड़बड़ाया हुआ था एक क्लाइंट, तो उसी पे वो एग्जांपल दिए थे कि मतलब 2-4 दिन अगर डिले भी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नुकसान हो जा रहा है। करेक्ट। और थोड़ा इसीलिए बहुत लोग स्टील हम ज्यादा डाल दिया तो हाँ। क्या फर्क पड़ता है। हम्म। ये हम बंद मशीन में हाथ डालते हैं और डॉक्टर चलती मशीन में हाथ डालता है। ये राइट आंसर था। क्या बोलते हैं, मैंने कहीं सुना इसीलिए है। सर हमारा पूजा नहीं किया जाता है, उनका हाँ। पूजा किया जाता है। नहीं, पूजा किया जाएगा अगर आप क्या बोलते हैं काम का लेवल और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या बोलते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूजे भी जाते हैं। बट हाँ, एक्चुअली में जो अपना काम है वो भी बहुत रिस्की ही है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली अभी देखो इसमें कैसे होता है कि वो लोग भी ना एक जैसे कि कोई भी दवाई देते हैं ना, तो उसके साथ एक ऐसी दवाई देते हैं जो रिएक्शन ना करे, उसको कंट्रोल करे,
ठीक है। तो ऐसे ही सिर्फ हमारे साथ भी होता है, हम लोग क्या करते हैं, स्टिल परसेंटेज दे रहे हैं, बस दिमाग में ही रखते हैं 0.5 0.8 के नीचे ना चला जाए, बस हो गया, उनके केस में सर एक ही आदमी जाएगा, हमारे केस में पूरा परिवार चल पूरा जाता परिवार जाएगा। तो एक्चुअली वो अगर भगवान है तो हम लोग सबसे बड़े भगवान है। डिपेंड ऑन बिल्डिंग। है। बिल्कुल सर। डिपेंड ऑन बिल्डिंग्स। तो इसमें ना एक्चुअली होता है क्या है कि अभी ना इस चीज़ का अवेयरनेस में थोड़ा बहुत तो फैला है मार्केट में, बट कैसे होता है कि लोगों को ये टेक्निकलिटीज ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे कई स्ट्रक्चर इंजीनियर ऐसे हैं, मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था लॉकडाउन में, तो मैं भी खाली था, तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, तो मैंने 5 रुपये स्क्वायर फीट में मेरा चार्ज है इस स्ट्रक्चर्स का, अभी तो 6 रुपये कर दिया मैंने, कहा 1 रुपये बढ़ा देते, महंगाई बढ़ गई है। तो क्या हुआ है कि वो प्रोजेक्ट का, फिर उसने बोला कि बड़ा प्रोजेक्ट है मेरा, तो मैंने बोला मैं 3 रुपये कर दूंगा, कि वो लॉकडाउन में खाली था। तो फिर उसने बोला कि एक इंजीनियर है जो कि 0.75 पैसे, मतलब 75 पैसे में पर स्क्वायर फीट में करने को तैयार है। तो मैंने बोला उन्हीं से करवा लो, फिर मेरे पास क्यों आया हो। तो डेफिनेटली उसका भी दिमाग यही गया जैसे अपने इंडिया में होता है ना, तो तुरंत गया फटाफट उससे करवा लिया। और उसके बाद जब मैंने उसका डिज़ाइन देखा, तो मैंने जैसे उसे बोला कि मेरे को डिज़ाइन दिखाना, तो मुझे PDF शेयर किया हुआ था। इतने हैवी उसने कॉलम्स यूज कर रखे थे, उसने एक्चुअली डिज़ाइन किया ही नहीं। वो सिर्फ पता है क्या किया, कहीं ना कहीं वो डिज़ाइन किया था, थंब रूल ले आया, चपका के उसको दे दिया, और 75 पैसे में काम हो गया उसका। वो तो कमा लिया, बट एक्चुअली में उसमें काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते थे। तो ये होता है कि भाई कितना आपको दे रहा है सामने वाला, उसके हिसाब से आप टाइम डालोगे ना। तो ये अपने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्रोफाइल में इसलिए वैल्यूज़ बहुत डिफरेंस करती हैं। जो जितना डीप में जाएगा, देखो ये 5 चीज़ें हमेशा मैटर करती हैं, मैं हमेशा आपको पता है, क्लास में भी आपने पढ़ा होगा स्टैट के। स्ट्रेंथ आपके स्ट्रक्चर्स के अंदर होनी चाहिए, पहला एक एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर सोचना चाहिए। दूसरा होना चाहिए ड्यूरेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स जो बना रहे हो वो चलना चाहिए। ये नहीं कि पैसे कम मिल रहे तो कम कर दे, नहीं, अपने काम में कभी भी वफादारी की कमी नहीं करनी चाहिए। तीसरा आपको ये देखना चाहिए कि जो हम बना रहे हैं वो एस्थेटिकली भी अच्छा दिखना चाहिए, ये नहीं कि कॉलम बीच में ही आ गया, फिर क्या मतलब है स्ट्रक्चर इंजीनियर का जब इतना सिंपल ही बनाना था। चौथा आपको इकोनॉमी देखना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या वो इकोनॉमी, वैसे मैंने बताया ना भी राफ्ट फुटिंग अच्छा है, बट हर एक स्ट्रक्चर के लिए राफ्ट फुटिंग करना पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद लास्ट आपका है सर्विसबिलिटी, वो क्या सर्विस दे पाएगा क्या। ये 5 चीज़ें आप दिमाग में रखोगे तो अपने आप डिज़ाइन अच्छा ही करोगे। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा बड़ा अच्छा, देखो क्वेश्चन स्ट्रक्चर में यही तो होता है कि क्वेश्चंस पूछना चाहिए। तो हमेशा जो स्लोप वाला करते हैं, एक्चुअली उसमें तुमको लगता है कि उसमें मटेरियल बचता है, बट एक्चुअली में उसमें मटेरियल ज़्यादा लगता है, कि उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है स्लोप वाले की। और स्लोप वाला कहाँ पर यूज करना चाहिए, जहाँ पर लोड ज़्यादा आ रहा है और ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है एक फुटिंग। जैसे ये मान लो ये है, ये आपका लोड है, ठीक है, क्या है, लोड है। तो इसको यूज करने के लिए सही तरीका ये है कि इसको अगर एक मान लो पैड फुटिंग की यूज किया तो कुछ ऐसे होगा और ये गिर सकता है, राइट। लेकिन इसी पैड फुटिंग को स्लो फुटिंग कर दो, ये होता है स्लोप। ये देखो शेप मेरा कैसे हो रहा है, स्लोप फुटिंग है मेरा कैसे हो गया, स्लोप है ना। स्लोप क्या करता है, स्लोप ज़्यादा एरिया को कवर कर पाता है। तो अगर एक फुटिंग इंडिविजुअली ज़्यादा एरिया को कवर कर पा रहा है तो वहाँ पर उसको यूज करना चाहिए स्लो फुटिंग। अब इसको टेक्निकल भाषा में बोलता हूँ, जब पंचिंग शियर ज़्यादा आ जाता है, जहाँ पर पंचिंग शियर ज़्यादा आ रहा है, पंचिंग शियर किसको बोलते हैं, लोकल शियर। अगल बगल से जो शियर आने वाले हैं उनको बोलते हैं लोकल शियर, और लोकल शियर को बोलते हैं पंचिंग शियर। तो पंचिंग शियर जहाँ पर ज़्यादा आ रहा है वहाँ पर स्लोप यूज करना चाहिए, जहाँ पर पंचिंग शियर कम आ रहा है, एक्सियल लोड ज़्यादा आ रहा है, वहाँ पर पैड फुटिंग्स यूज करना चाहिए। समझे क्या, संदेश तुमने बोला था ना शायद, ये क्वेश्चन सुरेश ने बोला था। एक समझ सर, गए? हाँ सर, एक ये कि सर आरसीडीसी में जब हम स्लैब डिजाइन करते हैं, रूफ स्लैब जनरली, तो उसमें डेड लोड लेंगे, तो लाइव लोड तो रूफ पे लेते नहीं है। करेक्ट। अगर उसको 0 कर देंगे तो वो डिजाइन नहीं करेगा ना। मतलब नहीं समझ, फिर बताना तो। सर लोड डालते हैं ना अपन, हाँ, स्लैब हाँ। डिजाइन करते हैं आरसीडीसी में, हाँ करेक्ट। तो डेड लोड डालते हैं, फिर लाइव लोड डालते हैं, फिर थिकनेस देते हैं। करेक्ट। तो लाइव लोड रूफ स्लैब पे लाइव लोड नहीं डालेंगे हम, 0 कर देंगे। करेक्ट। अगर 0 कर दिया तो फिर वो डिजाइन ही नहीं करेगा ना। करेक्ट है। तो वहाँ पर मिनिमम लोड डाल सकते हो ना। देखो हर जगह 1 लोड तो थोड़ा बता नहीं, 1 क्यों डालना है, 0.5 डाल सकते हो ना। 0.5 या उससे कम। हाँ, क्या होता है कभी भी ना, जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जैसे G+10 G+20 की बिल्डिंग्स होती हैं, उनका जो रूफ होता है वो फ्री नहीं होता, वहाँ पार्किंग देते हैं। तो पार्किंग में 1.5 से 3 किलोमीटर मिनिमम कंसीडर करते ही करते हैं। जितनी भी हाईरेज बिल्डिंग्स होती हैं उनका जो रूफ होता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट उसी पर होता है, उस पर पार्किंग होती है। तो पार्किंग का जो जनरली लोड कंसीडर किया जाता है 3 किलोमीटर किया जाता है, तो खाली नहीं रहेगा, ठीक
ठीक है। सर पानी नहीं भी है तो फिर वाटर टैंक है, पूरा इतना बड़ा वाटर टैंक होता है। इसके बाद एग्जैक्टली, बट जनरली आज के टाइम में अगर G+10 कोई बना रहा है तो अगर वो पार्किंग नहीं बना रहा है तो गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि G+10 में पॉपुलेशन ज़्यादा आ जाएगी ना, और उनके लिए आपका स्पेस कहाँ है, आपका स्पेस बिल्डिंग के जस्ट नीचे बेसमेंट पर है। बेसमेंट के बाद 2 फ्लोर की पार्किंग कर सकते हो, बट 2 फ्लोर में भी सारी गाड़ियाँ नहीं आ जा पाती ना अगर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है तो इसलिए आज के टाइम में जितने भी मेट्रो सिटीज़ में आप देखोगे रूफ पर सारा का सारा कर रहे हैं। सर कोई भी हाँ बोलो विकास, अपना वीडियो ऑफ कर लो, ऑडियो आप ऑन कर सकते हो, पूछो। ठीक है, कुछ बोल रहे थे संदेश? हेलो सर, कोई बिल्डिंग में मैंने देखा था कि एक ही बिल्डिंग में पूरा सिर्फ पार्किंग लगा देते सर, तो वहाँ पे लाइव लोड क्या लेना चाहिए सर? मतलब एक ही बिल्डिंग सिर्फ पार्किंग के लिए यूज करते वो लोग। मतलब मल्टी स्टोरी पार्किंग की बात कर रहे हो? हाँ सर, मतलब लोडा में देखा था मैंने कि स्पेशल पार्किंग के लिए बिल्डिंग दी थी उन्होंने। हाँ, तो वहाँ 3 पे to लाइव 5 लोड 3 to 5 अगर हैवी वाहन यहाँ पे आ रहे हैं तो 5 किलोमीटर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, IS 875 पार्ट 2 बोल रहा है, ठीक है। 3 किलोमीटर जनरल पार्किंग के लिए, और अगर स्पेशल पार्किंग बना रहे हैं मतलब हैवी भी गाड़ियाँ भी वहाँ पर खड़ी हो रही हैं तो 5 किलोमीटर वहाँ पर कंसिडर करना चाहिए। ये IS 875 ही बोलता है। ओके सर। हाँ जी विकास, कुछ बोलना चाह रहे थे क्या तुम? हाँ जी सर हाँ जी बोलो। ये राहुल जी का अभी प्रोजेक्ट आया था फुटिंग वाला, उसमें 2 फुटिंग थी ना, एक छोटी एक बड़ी, जो आप कह रहे थे मर्ज। तो उन्हें अगर दोनों को राफ्ट में कन्वर्ट कर दें, मतलब दोनों को एक कर दें अगर, तो कंबाइंड में, सर कंबाइंड फुटिंग अगर बना दें उन्हें, हाँ कर सकते तो हो कोई, कंबाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंबाइन कर सकते हो। और क्योंकि ज्यादा जनरली स्पेस मुझे लगता नहीं कि ज्यादा उसमें कोई वो होगा। एग्जैक्टली क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जैसे छोटे साइट्स होते हैं ना, उसमें वन टाइप फुटिंग ही प्रीफर करते हैं, ओके ठीक है। और जहाँ बड़ी साइट्स है वहाँ पर तो कंबाइन होता ही होता है। कंबाइन का रूल ही यही है कि 2 आइसोलेटेड जब मर्ज होने लगे जहाँ पर लगे वहाँ कंबाइन कर दो, ठीक है। तो लेकिन जैसे जो छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें तुम कभी भी 2-3 टाइप की अगर फुटिंग बता दोगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत स्ट्रक्चर्स कर देते हैं। बेटर तरीका ये है कि उनको इंडिविजुअली करने दो, ओके। ठीक है। और सर ये एक बार दोबारा से आप वो बता दीजिए, जो आपने इसका बताया ना अभी, स्लोप और उसका डिफरेंस जो बताया, स्लोप फुटिंग का और पैड हाँ फुटिंग का, करेक्ट के बारे में सर एक बार और बता दीजिए, वो थोड़ा समझ में आया। करेक्ट है। वैसे तो सेफ में ये बताने वाला था बट तुमने पूछा तो मैं भी बता देता हूँ। जब कभी भी पंचिंग सीयर ज़्यादा आ रहा हो जहाँ पर, ठीक है, पंचिंग सीयर मतलब लोकल सीयर, इधर से भी एक बड़ा सा स्पैन आ रहा है 15 फीट का, इधर से भी आ रहा है 15 फीट का, इधर से भी ज़्यादा आ रहा है, तो क्या होगा ना उस एरिया पर ज़्यादा सीयर जनरेट होगा। जब ज़्यादा सीयर जहाँ पर जनरेट हो रहा है डेफिनेटली वहाँ पर क्या होगा, पंचिंग बढ़ जाता है, मतलब लोकल सीयर बढ़ जाता है। ऐसे जगहों पे हमेशा, जैसे कभी को तुमको कोई हैवी वेट उठाना है, ठीक है, हैवी वेट ज़्यादा बड़े एरिया से, तो ऐसे उठाते हो ना, ऐसे करके, ठीक है। और अगर वही वेट केवल स्ट्रेट आ रहा है ऐसे, तो कैसे उठाते हो ये, तो ये क्या हो गया, ये आपका नॉर्मल पैड फुटिंग हो गया, क्योंकि एग्जैक्टली डायरेक्ट आ रहा है। और जब कोई फैला हुआ लोड आ रहा है तो उसको कैसे उठाते हो, ऐसे उठाते हो। घर में बेड वगैरह को उठाया होगा, बेड वगैरह को, तो बेड वगैरह जब उठाते हो तो दोनों हाथ फैला लेते हो ना, लेकिन जब वहीं पे बॉल आती है, बॉल को कैसे करते हो, ऐसे दोनों हाथ को मर्ज कर लेते हो। क्यों? कि बॉल में लोकल सीयर कुछ नहीं है, जो आ रहा है सामने से आ रहा है। और बेड में क्या हो रहा है, इधर से निकला हुआ, इधर से निकला हुआ है, तो उसको कवर करने के लिए फैला रहे हैं, इसका मतलब स्लोप कर रहे हैं उसको, जिसको आप नाम देते हो स्लोप फुटिंग का। समझे कि नहीं? तो क्लियर है सर, जैसे पंचिंग शेयर ज्यादा आ रहा है, पर कैसे कंसीडर करें कि ज्यादा आ रहा है तो किससे ज्यादा लें? 1 की उसकी वैल्यू होती है 1, पंचिंग शेयर की वैल्यू होती है 1। थोड़ा वेट कर लो, जब उसमें करोगे क्या बोलते हैं सेफ में, तो वहाँ पर आपको शो करेगा कि एग्जैक्टली 1 से ज़्यादा अगर पंचिंग शेयर आ रहा है तो दैट मीन कि आपको वहाँ का एरिया बढ़ाना पड़ता है, ओके। ठीक है। इसकी लिमिट होती है, तो वो 1 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आगे आगे पढ़ेंगे अभी। एग्जैक्टली, ठीक है। चलो इतना ही रखेंगे, आपको कल डिटेल ड्राइंग्स बना के लानी है, और उसके बाद लेक्चर नंबर 35 तक वॉच कंप्लीट कर देना है। हाँ जी बोलो बोलो। हाँ सर, वो हाँ रूफ पे गार्डन रहते देखो, हाँ उस पे लोड को मतलब उसका कंसिडरेशन करके कुछ उसको करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम ना 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं ना। अगर गार्डन मतलब हैवी वाला गार्डन, एकदम प्रॉपर ट्री वगैरह बड़े बड़े लगा रहे हो हैवी, तो वहाँ पर 1.5 कंसीडर करना चाहिए। अगर ऐसे जनरल कोई गमला वमला लगा रहे हो तो उसके लिए कंसीडर करने की रिक्वायर्ड नहीं है। और उसके पे वाटर पेनिट्रेशन के लिए उसको कुछ स्लैब में यूज करते हैं क्या?
वो तो सेल वेट में ऑलरेडी जब हम 4.5 कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो उसमें हम लोग 1 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा मान ही के चल रहे हैं ना। नहीं वाटर पेनिट्रेशन के लिए, लीकेज इसके लिए कुछ यूज हाँ करते क्या? एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ मैं। जो उसमें क्या होता है, जब स्लैब की थिकनेस कैलकुलेट करते हैं उसमें 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा इसीलिए लेके चल रहे हैं। तो वाटर टाइटिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हो, मार्बल लगा रहे हो या फिर टाइल्स लगा रहे हो, तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा ले लिया है ना डेड लोड में ही। सो गार्डन रूफ के ऊपर कर सकते हैं क्या फिर? बिल्कुल कर सकते हो रूफ के ऊपर गार्डन। अच्छा। इवन अगर आपका कोई कैंटिलीवर पोर्शन जैसे होता है ना, स्लैब कभी कभी 3 हाँ फीट आगे निकल गया, तो हाँ आपको उस 3 फीट एक्स्ट्रा को भी कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेम को कैलकुलेट करो, 3% वो एडजस्ट कर लेते हो। लेकिन वो जब ज़्यादा निकल जाता है, 8-10 फीट बाहर निकला हुआ, तब कैलकुलेट करना चाहिए। ओके। ठीक है। तो हाँ जी सर हाँ जी बोलो। स्टेप फुटिंग और स्लोप बॉक्स फुटिंग, उसमें से कौन सी फुटिंग अच्छी है सर, स्टेप और बॉक्स में मतलब? देखो स्टेप्स जो है ना उसमें खर्च ज़्यादा होता है, ठीक है। डेफिनेटली स्टेप्स ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन बॉक्स जो है वो इजी है, ठीक है। और जहाँ पर भी नॉर्मल लोड आ रहा है वहाँ पर बॉक्स ही आज के टाइम में ज़्यादा यूज़ करते हैं, और स्टेप्स को बनाना थोड़ा सा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू बॉक्स, ठीक है। बॉक्स मतलब पैड फुटिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो उसको इसीलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इजी टू कंस्ट्रक्शन है, बस गए फटाफट यहाँ पर कटिंग लेंथ दिया और बना दिया फटाफट। देखा होगा ना कंस्ट्रक्शन, देखा ही नहीं? यस सर, यस सर, बहुत इजी रहता है। बहुत इजी रहता है। स्टेप वाले में क्या होता है, फिर ऐसे रेनफोर्समेंट दो, फिर उसके बाद हाँ ऐसे दो, फिर ऐसा टफ हो जाता है वो। हाँ तो इसलिए लोग ज़्यादातर बॉक्स वाला यूज़ करते हैं, इसको हम पैड फुटिंग जानते हैं, ठीक है। सर हाँ जी बोलो। हाँ जी एक पहले आकाश बोल दें फिर हम कुछ बोलेंगे। हाँ आकाश बताइए। तो मैं पूछ रहा था कि सर कल जो मैंने सर डिटेलिंग सेम की थी सर, वैसी डिटेलिंग बनानी है कि सर कुछ अलग बनाना वैसे है? एकदम सेम टू सेम एकदम परफेक्ट बनाए थे तुम, ओके सर। ठीक है। हाँ जी अमुज बोलिए। और सबको डिटेलिंग करना है, मैं फाइल भेजूंगा डिटेलिंग का। हाँ जी अमुज बताइए। सर सर ये बोल रहा हूँ, जैसे हम जो लोड लगाते हैं करेक्ट। तो जैसे हम वॉल लोड लगाते हैं, इनर वॉल आउटर वॉल के लिए पैरापेट पे लगाते हैं, करेक्ट। तो और जो चीजें होगी जैसे मान लीजिए पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, या कई बार सपोज फर्स्ट फ्लोर पे पार्किंग होती है, करेक्ट। या ऊपर गार्डन बना देते हैं, या टैंक का जो लोड होता है Correct. ऊपर जो वाटर टैंक रहता है, करेक्ट। सर वो कितना लेते हैं? सबका अलग अलग है, ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअल सबका जानना है तो समझदारी ये रहेगा कि IS 875 का पार्ट 2 डाउनलोड कर लो, ठीक है। एग्जैक्टली आपको एकदम परफेक्ट सबका पैरामीटर मिल जाएगा। मैं बता दूंगा, मुझे याद है सबका लगभग, ठीक है। जैसे कि पार्किंग है, तो अगर जनरल पार्किंग है तो 3 किलोमीटर कंसिडर करते हैं, हैवी पार्किंग है तो 5 किलोमीटर कंसिडर करते हैं। स्टोर रूम जनरल स्टोर रूम है जो रेसिडेंशियल के लिए होता है तो 3, अगर ये कॉमर्शियल के लिए जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह का जो स्टोर रूम है उसका होता है 5, ठीक है। उस ऐसे ही सबके अलग अलग हैं, तो बेटर ये होगा कि एक्यूरेट डाटा के लिए पार्ट 2 को अपने पास रखना चाहिए, उसमें देख के तब लगाना चाहिए। क्लासरूम के लिए अलग है, नॉर्मल बिल्डिंग के लिए अलग है। क्लासरूम के लिए 3 किलोमीटर है, समझ गए। तो इसमें सबका अगर एग्जैक्टली आपको एकदम एक्यूरेट डालना है तो पार्ट 2 हमेशा आपके पास होना चाहिए। इवन हम लोग भी जब कोई अलग टाइप का, जैसे रेसिडेंशियल कॉमर्शियल है तो भाई रेसिडेंशियल में 2 किलोमीटर, कॉमर्शियल में 4, लेकिन जैसे ही कुछ अलग हो रहा है तो पार्ट 2 को देख लो, वहाँ से डिजाइन डाटा ले सकते हो। सर ग्रुप में शेयर किया हुआ है वैसे तो मैंने। हाँ तुमने शेयर किया हुआ, मैंने खुद भी उसको एक बार देखा पढ़ के, ठीक है। इसने शेयर किया हुआ है 875 का पार्ट 2। हाँ बोलो। पर सर ये लगाएंगे अलग अलग, जैसे मान लीजिए वाटर टैंक का लोड है तो वो अलग लगाएंगे, करेक्ट। वॉल लोड, इनर आउटर पैरापेट, फिर ये अलग अलग सारे लोड लगेंगे। अलग अलग लोड लगाओगे क्योंकि तो सर उसमें, हाँ बोलो। सर उसमें रेनफोर्समेंट या उसमें ये सारी चीजें बढ़ नहीं जाएंगी? कम हो जाएगी, जिस हिसाब से कम हो जाएंगी सर या बढ़ेंगी? उस लोकेशन पे तो बढ़ जाएंगी, बाकी जगहों पे तो कम होंगी ना। अगर अच्छा। आप कॉमन लेके चल रहे हो, ठीक है। जैसे जनरली ये आप जिसकी बात करो ना, ये बड़े बिल्डिंग्स के लिए होता है, ठीक है। आप G+1 G+2 में ये सब नहीं करने जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि हाँ, वहां पर आप एक बीम का अलग रेनफोर्समेंट दोगे, दूसरे को अलग दोगे ना, तो वो शटरिंग ही सही से नहीं लगा पाएंगे, सामने वाले एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक हाँ है। सर। लेकिन जब कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वहां पर इनके बहुत बड़े इफेक्ट पड़ते हैं, इससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट। क्यों आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर हायर कर रहा है वो अगर ये नहीं करना होता तो स्ट्रक्चर इंजीनियर को क्यों हायर करता, वो तो खुद से कर लेता ना, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको इसको लगाना चाहिए अलग अलग, इसीलिए हाई राइज बिल्डिंग के लिए ईटेप्स यूज करते हैं। आप अगर देखे हो या फिर अभी आगे देखोगे, ईटेप्स में इंडिविजुअल लगाने का एकदम दिया हुआ है कि इस बीम पर इतना, इस बीम पर इतना, इस बीम पर अलग अलग लगा सकते हो, तो ज़्यादा वहाँ पर टेंशन नहीं होती है, बहुत आराम से। स्टेट में एक प्रॉब्लम है, रेंज देना पड़ता है
यहाँ से यहाँ तक अलग है तो ये रेंज दोगे, यहाँ से यहाँ तक अलग है तो टफ हो जाता है। इसलिए बोला जाता है हाई रेंज के लिए सबसे बेस्ट ईटैप्स है। समझे थी भाई? ठीक है, जी ना सर, ये जी सर। हाँ जी बोलो। जो साइट का मैंने आपको बताया था कि उन्होंने डेप्थ कम दी है और इन्फोर्समेंट बढ़ाया, मैंने उसकी सारी ड्राइंग्स मंगाई थी, मैंने ग्रुप में शेयर की थी। चलो बहुत बढ़िया किया। मैं पर भी हम देखता हूँ, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछ लेना उससे देखने के बाद, ठीक है? हाँ सर, मैं यही चाह रहा था एक बार हम खुद से उसे डिजाइन करके देख लें। अरे बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। इससे अच्छा क्या सकता है? अभी ये जो फार्मेसी कॉलेज है एकदम लाइव प्रोजेक्ट है जो मैंने दिया हुआ है, तो यस क्यों सर। दिया हुआ है? इससे आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा ना। तो इसके बाद एक और प्रोजेक्ट आ गया है मेरे पास, उसको भी करेंगे, बट अभी इसको पहले कर लो। चलो ठीक है, अभी आज इतना ही रखते हैं और कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सभी लोग डिटेल ड्राइंग बना के आएंगे। कैसे बनाना है मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, उसको सिर्फ देख लीजिएगा। सर अपन ने मैं CSI डिटेलर पे काम करने से अच्छा है ईटैप्स का ही एक डिटेलिंग का वर्जन है, उसके अंदर ही आ जाएगा। तुम्हारा मन करेगा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। CSI डिटेलिंग भी वैसे ही काम करता है। 2016 तक ईटैप्स में CSI डिटेलिंग्स ऑलरेडी इनबिल्ड है और 2018 से CSI डिटेलिंग हटा के एक नया सॉफ्टवेयर जनरेट कर दिया है, बस इतना सा फर्क है। इसीलिए मैं 16 यूज करता हूँ कि उसमें डिटेलिंग्स ऑलरेडी इंक्लूड है। बट ये भी बता दो कि CSI उसका डिटेलिंग जो होता है एकदम ख़राब होता है, ठीक है? डिटेलिंग्स खुद से ही करना समझदारी होता है, ठीक है? चलो हाँ, रिजल्ट वही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। चलो कल डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है?